लाल रंग के कपड़ों में उस सुंदर व्यक्ति के निमंत्रण को विनम्रतापूर्वक अस्वीकार करने के बाद अनन्या राठौड़ और उनके दल ने नीलामी स्थल के वीआईपी कमरे में प्रवेश किया। वीआईपी कमरे दूसरी मंजिल पर स्थित थे और वहां से पूरे स्थल का बेहतरीन नज़ारा दिखता था। प्रत्येक वीआईपी कमरा एक विशेष रूप से बनाए गए पर्दे द्वारा अलग किया गया था, इसलिए अंदर के लोग बाहर देख सकते थे लेकिन बाहर के लोग अंदर नहीं देख सकते थे। जब तक पर्दा नहीं उठाया जाता तब तक किसी को पता नहीं चलता था कि वीआईपी कमरे में कौन बैठा है। चौथे राजकुमार राजकुमारी त्यानजियांग, आप भी आए हैं। अपनी दासी के सहारे जियाओ जियाओ ने रक्षक युनफेंग से सुरक्षित होते हुए बनावटी कोमलता के साथ अंदर प्रवेश किया, जिससे वह एक अधिकारी की बेटी जितनी ही कुलीन लग रही थी। जब उसने चौथे राजकुमार जिमेनकांग और राजकुमारी त्यानजियांग को देखा तो उसकी आंखें चमक उठीं और उसने जल्दी से उनका अभिवादन किया। जिमेनकांग का चेहरा उदास था। उसके वीआईपी कमरे की बुकिंग को बिना किसी कारण के रद्द कर दिया गया था क्योंकि क्रिम्सन क्लाउड हॉल रीजेंट लॉन्ग मोशन के लिए जगह बनाना चाहता था। स्वाभाविक रूप से उसने उन्हें नाराज करने की हिम्मत नहीं की और केवल हॉल में बैठ सकता था। हॉल लोगों से भरा हुआ था, जहां काफ़ी हलचल और भीड़-भाड़ थी। उसने पहले कभी सार्वजनिक रूप से आम लोगों के समूह के साथ बैठकर नीलामी में भाग नहीं लिया था। यदि त्यानजियांग ने उसे दिव्य अग्नि के लिए बोली लगाने में साथ देने के लिए नहीं कहा होता तो वह बिल्कुल भी यहाँ रुकना नहीं चाहता। इसलिए जब उसने रीजेंट के महल से जियाओ जियाओ को देखा तो उसके भाव और भी उदास हो गए। राजकुमारी त्यानजियांग ने जियाओ जियाओ की ओर देखा और उसे अपने पास बुलाया। तुम यहाँ बाहर क्यों हो? रीजेंट काका कहाँ हैं? जैसे ही उसने बात की, राजकुमारी त्यानजियांग ने अपने पीछे देखा लेकिन उसे वह अलग थलग और ठंडा व्यक्ति नहीं दिखा। मेरे चचेरे भाई काका आज महल गए हैं। जियाओ जियाओ अकेले ही आई है। वह घर पर बोर हो रही थी, इसलिए समय बिताने के लिए बाहर आ गई, जियाओ जियाओ ने धीरे से कहा। काका महल में गए हैं। जिमेनकांग ने त्योरियां चढ़ाईं और जियाओ जियाओ से सवाल किया, तो वह कौन है जिसने काका के नाम पर मेरा वीआईपी कमरा लिया है? जियाओ जियाओ अचंभित रह गई। फिर उसे याद आया कि लॉन्ग मोशन ने नाश्ते में अनन्या राठौड़ को एक ड्रैगन टोकन दिया था। उसके दिमाग में ईर्ष्या की एक लहर दौड़ गई, लेकिन उसने बनावटी आश्चर्य के साथ कहा, उसने राजकुमार का वीआईपी कमरा चुरा लिया। आह, मुझे अब याद आया, यह मालकिन अनन्या राठौड़ ही होनी चाहिए। उसने मेरे चचेरे भाई का ड्रैगन टोकन ले लिया था और उसने क्रिम्सन क्लाउड हॉल से वीआईपी कमरा पाने के लिए उसी टोकन का उपयोग किया होगा। उसे शायद नहीं पता था कि यह आप हैं, चौथे राजकुमार, जिसने इसे पहले बुक किया था। वह जानबूझकर आपका कमरा क्यों चुराएगी? मालकिन अनन्या वैसी इंसान नहीं होनी चाहिए, है ना? तुम्हारा क्या मतलब है कि वह वैसी नहीं है? उसने जानबूझकर ऐसा किया। उस बदसूरत औरत ने निश्चित रूप से मेरा ध्यान खींचने के लिए मेरा कमरा चुराने की कोशिश की। उसमें कोई शर्म नहीं है, जिमेनकांग ने क्रूरता से कहा, उसकी आंखें बिना किसी छिपाव के घृणा से भरी थीं। मैं उस बदसूरत औरत से हिसाब चुकता करने जा रही हूँ। उसे काका का ड्रैगन टोकन लेने का क्या अधिकार है? राजकुमारी त्यानजियांग ने गुस्से में अपनी मुट्ठियां भींच लीं। वह इस बात से ईर्ष्या कर रही थी कि वह निकम्मी औरत काका के निवास में रहने लगी और यहाँ तक कि उसने ड्रैगन टोकन भी प्राप्त कर लिया, एक ऐसी चीज़ जो काका की व्यक्तिगत उपस्थिति को दर्शाती है। हंस का मांस खाने की कोशिश करने वाला एक मेढक अपनी औकात से बाहर के सपने देखना। चौथे भाई के साथ उलझने में विफल रहने के बाद वह काका के साथ शामिल होने में कामयाब रही। तुम्हें जाने की अनुमति नहीं है। वह बदसूरत औरत सिर्फ मेरा ध्यान खींचने की कोशिश कर रही है, यह उम्मीद करते हुए कि मैं उसका सामना करूंगा और फिर वह मुझसे चिपक जाएगी। मैं उसकी चालों में नहीं फंसूंगा, जिमेनकांग ने एक भयावह अभिव्यक्ति के साथ कहा। हाँ राजकुमारी, नीलामी शुरू होने वाली है। यदि आप मालकिन अनन्या के साथ हिसाब चुकता करना चाहती हैं तो आपको नीलामी के बाद तक इंतजार करना होगा, जियाओ जियाओ ने धीरे से कहा। राजकुमारी त्यानजियांग बैठ गई। वह उस बदसूरत औरत को सबक सिखाने के लिए दृढ़ संकल्पित थी, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन एक बार जब वह आज क्रिम्सन क्लाउड हॉल की नीलामी से दिव्य अग्नि सुरक्षित कर ले। दिव्य अग्नि, नेदरवर्ल्ड रेड लॉर्ड्स पाताल लाल कमल। क्रिम्सन क्लाउड हॉल द्वारा इस बार नीलाम की जाने वाली दिव्य अग्नि प्रसिद्ध नेदरवर्ल्ड रेड लॉर्ड्स है, जिसे दिव्य अग्नि की सूची में शीर्ष 3 में स्थान दिया गया है, और यह एक उत्परिवर्तित अग्नि भी है। उत्परिवर्तन क्या है? इसका मतलब है कि दिव्य अग्नि ने बुद्धि विकसित कर ली है और स्वतंत्र विचार प्राप्त कर लिए हैं। नेदरवर्ल्ड रेड लॉर्ड्स को बनने में 1000 साल, आध्यात्मिक ऊर्जा इकट्ठा करने में 10,000 साल और इसे विकसित करने में 10,000 साल लगते हैं। ये भयंकर, शक्तिशाली, हिंसक और चालाक है। हालांकि जब तक एक कीमियागर इसे परिष्कृत और वश में कर सकता है, कीमिया प्रक्रिया ऐसी होगी जैसे ईश्वरीय सहायता प्राप्त हो गई हो, आधे प्रयास के साथ दोगुना परिणाम प्राप्त करना, और यहाँ तक कि गोलियों की प्रभावकारिता को भी बढ़ा सकता है। राजकुमारी ने कीमिया सीखने के अपने वर्षों के दौरान किसी भी दिव्य अग्नि को परिष्कृत नहीं किया था, सब कुछ एक शक्तिशाली दिव्य अग्नि के उभरने की तैयारी में था।
नेदरवर्ल्ड रेड लॉर्ड्स का उभरना उसके लिए एक सुखद आश्चर्य था, और यह उसे मिलने ही वाला था। वह पहले से ही नेदरवर्ल्ड रेड लॉर्ड्स को परिष्कृत करने और एक प्रतिभाशाली कीमियागर बनने के बाद उसे मिलने वाले प्रशंसनीय और ईर्ष्यालु नज़रों की कल्पना कर सकती थी। मू परिवार की दो सुंदरियां। नीलामी आधिकारिक रूप से शुरू होने ही वाली थी कि दो आश्चर्यजनक रूप से सुंदर बहनें अंदर आईं, जिन्होंने सभी का ध्यान आकर्षित किया। एक अलौकिक और जादुई थी, स्वर्ग की एक अप्सरा की तरह, एक अलौकिक आभा बिखेरती हुई जिसे देखकर ऐसा प्रतीत होता था कि उसके करीब नहीं जाया जा सकता। दूसरी आकर्षक और प्यारी थी, उसकी आंखें चमक से दमक रही थीं, और यद्यपि उसकी नज़र में अहंकार की हवा थी, फिर भी वह उत्तम और सुंदर दिखाई देती थी, राष्ट्र की एक सच्ची सुंदरता। वाह, ये दोनों बहनें कौन हैं? वे बहुत सुंदर हैं। क्या ये बहनें मू निंगज़्यू और मू निंगवेई नहीं हैं? मू निंगवेई बहुत सुंदर हो गई है, वह लगभग राजकुमारी तियानजियांग को भी पीछे छोड़ देती है, जो मू निंगज़्यू के बराबर है। मू परिवार वास्तव में सुंदरियों का निर्माण करता है। केवल मू परिवार की दूसरी शाखा सुंदरियों का निर्माण करती है। सबसे बड़ी शाखा की अनन्या राठौड़ को देखो, वह बदसूरत और मोटी है, वह दूसरी शाखा की सुंदरियों से कैसे तुलना कर सकती है? वे आकाश और पाताल की तरह हैं। हर कोई मू निंगज़्यू और मू निंगवेई बहनों को घूरता रहा, उनकी निगाहें ऐसी थीं जैसे वे अपनी देवी देवताओं को श्रद्धा से देख रहे हों। जब राजकुमारी तियानजियांग ने किसी को उसका उल्लेख करते सुना तो उसने मन ही मन कोसा। मू निंगवेई और मू निंगज़्यू इतनी तुच्छ थीं, फिर भी उन्होंने खुद की तुलना उससे करने की हिम्मत की। उसने जानबूझकर आज घूंघट पहना था क्योंकि वह सार्वजनिक रूप से अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहती थी, अन्यथा दोनों बहनों को हर किसी को चकित करने का मौका कैसे मिलता। एक नया प्रतिद्वंद्वी, जियांग चेंगयुआन। जब उसने मू निंगज़्यू और मू निंगवेई के पीछे एक आदमी को आते देखा तो उसने त्योरियां चढ़ाईं और अपने चौथे भाई से फुसफुसाते हुए कहा, जियांग चेंगयुआन भी यहाँ क्यों है? क्या वह यहाँ नेदरवर्ल्ड रेड लॉर्ड्स के लिए मुझसे लड़ने आया है? जियांग और गो परिवार कीमिया में विशेषज्ञता रखने वाले प्रसिद्ध परिवार हैं, जिनके पास अपार धन है। यहाँ तक कि खुद सम्राट को भी इन दोनों परिवारों का सम्मान करना पड़ता है। जियांग चेंगयुआन जियांग परिवार की सबसे बड़ी शाखा का इकलौता बेटा है। उसका पालन पोषण कम उम्र से ही उत्तराधिकारी के रूप में किया गया था। वह दिन रात अथक परिश्रम करता था। वह असाधारण रूप से बुद्धिमान है और पहले से ही एक प्रसिद्ध प्रतिभाशाली कीमियागर है। उसे नीलामी में भाग लेते देख राजकुमारी तियानजियांग स्वाभाविक रूप से चिंतित थी कि वह भी नेदरवर्ल्ड रेड लॉर्ड्स के लिए वहां था। जिमिन कान का मन भी भारी हो गया। इतना ही नहीं, वह इस बात से भी चिंतित था कि जियांग चेंगयुआन के मन में मू निंगज़्यू के लिए भावनाएं हो सकती हैं। हालांकि जियांग चेंगयुआन मू निंगवेई के ठीक पीछे चला गया, एक सज्जन की तरह व्यवहार करते हुए और उसके चारों ओर दर्शकों को हटाते हुए। उसका दिमाग नीलामी पर बिल्कुल भी नहीं था। ये जगह ठीक है, मू निंगवेई ने खाली सीटों की ओर इशारा किया। जियांग चेंगयुआन थोड़ा शर्माया और माफ़ी मांगते हुए कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आज वीआईपी कमरे में बैठे लोग इतने महत्वपूर्ण हैं। क्रिम्सन क्लाउड हॉल जियांग परिवार की खातिर उन लोगों को नाराज़ करने को तैयार नहीं है, इसलिए हम केवल आप दोनों युवा महिलाओं से यहाँ बैठने और देखने के लिए कह सकते हैं। कोई बात नहीं, हमें बस देर हो गई है। हम कहाँ बैठते हैं, इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, मू निंगज़्यू ने मुस्कुराते हुए कहा। उसके सौम्य रवैये ने लोगों को ऐसा महसूस कराया जैसे वे वसंत की सुखद हवा में नहाए हों। उसने जानबूझकर जियांग चेंगयुआन को मू निंगवेई के बगल में बैठने दिया, जिससे जियांग चेंगयुआन उसके प्रति और भी अधिक आभारी हो गया। मू निंगवेई ने अपना सिर नीचे कर लिया, शर्म का नाटक करते हुए, लेकिन उसकी आंखें तिरस्कार से भरी थीं। जियांग चेंगयुआन पिछले कुछ दिनों से उसका लगातार पीछा कर रहा है, जिसने उसे थोड़ा परेशान कर दिया है। हालांकि जियांग परिवार की संपत्ति और पृष्ठभूमि को देखते हुए उसने उसे सीधे तौर पर मना नहीं किया है। आखिरकार, अगर वह जियांग परिवार के संपर्क में आ सकी तो उसके परिवार की दूसरी शाखा उच्च स्तर तक बढ़ सकती है। देखो, तुम्हारी प्यारी मू निंगवेई किसी और आदमी के साथ कितनी घुल मिल रही है। वीआईपी कमरे में आराम से बैठे सॉन्ग यायांग ने अपनी चाय की चुस्की ली। उसकी लंबी, मनमोहक फीनिक्स आंखों ने उसे एक राक्षस जितना ही सुंदर और हानिरहित बना दिया था। उसके आड़ू गुलाबी होंठ एक उपहास भरी मुस्कान में मुड़ गए। वह एक नज़र में बता सकता था कि मू निंगवेई एक सफ़ेद कमल ढोंगी थी जो हर आदमी के साथ अच्छे संबंध बनाए रखती थी, लेकिन वास्तव में दूसरों के साथ इश्कबाजी करने का मजा लेती थी। वह अनगिनत पुरुषों को उम्मीदें देती थी, जबकि शू युआन पूरी तरह से अनजान था, ये सोचकर कि वह उससे गहराई से प्यार करती है। उम्मीद के मुताबिक शू युआन ने केवल एक पल के लिए अपनी त्योरियां चढ़ाईं और फिर शांत होकर ठंडे स्वर में कहा, यह जरूर वह आदमी होगा जो उसे परेशान कर रहा है। जियाओ वेई किसी अन्य पुरुष में दिलचस्पी नहीं ले सकती। अगर उसे राजकुमार क्राउन प्रिंस के साथ न रहना पड़ता तो वह कब का जियाओ वेई को खोजने चला गया होता। सॉन्ग यायांग निशब्द था। तुम डिवाइन मार्शल सेक्ट के पवित्र पुत्र हो। इतनी सुंदर महिलाओं ने खुद को तुम पर न्यौछावर किया है, फिर भी तुमने ऐसी दोमुही महिला को चुना है।
तुमने वास्तव में मुझे निराश किया है। शू युआन ने सुलगते हुए कहा, तुम डोंगचेन साम्राज्य के गरिमापूर्ण राजकुमार, तुमने भी एक मोटी और अनैतिक महिला को पसंद कर लिया है। तुम कहते हो कि उसका चरित्र खराब है, लेकिन यह बाहरी लोगों की सुनी सुनाई बातें हैं। जहां तक मेरी बात है, मैं कहता हूं कि मू निंगवेई खराब है क्योंकि मैंने इसे अपनी आंखों से देखा है और कई बार मिलने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं। खैर, मैं अब तुमसे बहस नहीं करना चाहता। अब से मैं तुम्हारी मू निंगवेई के बारे में बात नहीं करूंगा और तुम्हें भी मेरी छोटी गोल-मटोल लड़की के बारे में बात नहीं करनी चाहिए। सॉन्ग यायांग ने उदासीन अंदाज में बात की, सूक्ष्म रूप से अनन्या राठौड़ पर अपना मालिकाना हक जताते हुए। नीलामी की शुरुआत। इस क्षण नीलामी शुरू हुई और आश्चर्यजनक रूप से क्रिम्सन क्लाउड हॉल के प्रबंधक ली व्यक्तिगत रूप से मंच पर आए। प्रबंधक ली व्यक्तिगत रूप से यहाँ क्यों आए? आपको पता होना चाहिए कि नीलामी आयोजित करने के लिए विशेष लोग होते हैं। प्रबंधक ली मूल रूप से पर्दे के पीछे के मालिक के बाद क्रिम्सन क्लाउड हॉल में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हैं। किसी को उम्मीद नहीं थी कि वह व्यक्तिगत रूप से मंच पर जाएंगे। क्या आज की नीलामी में कुछ अलग है? बहुत से लोग जल्दी से सीधे बैठ गए, प्रत्याशा में अपनी गर्दनें घुमाते हुए। मैं जानता हूं कि बहुत से लोग उत्सुक हैं कि मैं अचानक इस नीलामी की मेजबानी करने के लिए मंच पर क्यों आया हूं। ये सच है, जैसा कि आप सभी ने अनुमान लगाया, यह नीलामी काफ़ी अलग है क्योंकि एक दिव्य औषधि का अनावरण होने वाला है और इसका प्रकटन खेती करने वालों की दुनिया को बदल देगा। प्रबंधक ली की ओजस्वी शुरुआती टिप्पणियों ने पूरे कमरे में हंगामा मचा दिया। एक चमत्कारिक दवा, ऐसी कौन सी चमत्कारिक दवा है जो खेती करने वालों की दुनिया बदल सकती है? प्रबंधक ली ने उन्हें सस्पेंस में नहीं रखा, बल्कि जोर से घोषणा की। हजारों साल पहले एक आपदा ने अनगिनत शक्तिशाली साधकों के पतन का कारण बना दिया, जिसमें स्पिरिट एम्परर स्तर के दिग्गज भी शामिल थे। इसने कई प्राचीन गोली सूत्रों के खो जाने का कारण भी बना, जो खेती की दुनिया के लिए एक बड़ा अफसोस बन गया। हालांकि आज हमारा क्रिम्सन क्लाउड हॉल एक प्राचीन गोली प्राप्त करने के लिए पर्याप्त भाग्यशाली है, जिसे लघु कायाकल्प गोली कहा जाता है। लघु कायाकल्प गोली। बहुत से लोग उलझन में थे। हालांकि कई लोगों की आंखें चमक उठीं। जियांग परिवार का जियांग चेंग्युआन लघु कायाकल्प गोली शब्द सुनते ही तुरंत गंभीर हो गया और अपने अधीनस्थों को जल्दी से जियांग परिवार के बुजुर्गों और अपने पिता को बुलाने का आदेश दिया। राजकुमारी त्यानजियांग ने भी जल्दी से अपने शिक्षक को सूचित करने के लिए किसी को भेजा। नीलामी स्थल से कई प्रभावशाली लोग चले गए, संभवतः किसी को गुप्त जानकारी देने के लिए। चमत्कार का प्रदर्शन। प्रबंधक ली ने अपनी आंखों में चालाकी छिपाते हुए कहा, बहुत से लोग शायद नहीं जानते कि लघु कायाकल्प गोली क्या है, लेकिन यदि आप पीछे जाकर प्राचीन पुस्तकों को देखेंगे तो आप जान जाएंगे। लघु कायाकल्प गोली में आध्यात्मिक ऊर्जा को जल्दी से बहाल करने का चमत्कारिक प्रभाव है। चाहे आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा कितनी भी समाप्त हो गई हो, बस एक लघु कायाकल्प गोली आपको तुरंत आपकी चरम स्थिति में बहाल कर सकती है, जिससे आप युद्ध में ईश्वरीय सहायता प्राप्त कर लेंगे। क्या अनगिनत लोग चकित थे? क्या दुनिया में वास्तव में इतनी चमत्कारिक दवा है? आपको समझना चाहिए कि खेती करने वालों की दुनिया खतरनाक और हमेशा बदलती रहती है। हर दिन अनगिनत लोग संसाधनों के लिए लड़ते हैं। यदि आध्यात्मिक ऊर्जा को जल्दी से बहाल करने वाली गोलियां थीं, तो यह एक बड़ा बदलाव होगा। प्रबंधक ली ने मुस्कुराते हुए कहा, लघु कायाकल्प गोली की नीलामी चौथी गोली से शुरू होगी। वीआईपी कमरे में अनन्या राठौड़ ने धीरे से अपने होंठ मोड़े। प्रबंधक ली वास्तव में एक चालाक बूढ़ा लोमड़ी है। उसने जानबूझकर पहले लघु कायाकल्प गोली के बारे में खबर जारी की और फिर लोगों को प्रतिक्रिया देने का समय दिया। एक बार जब सभी बड़ी ताकतें आ गईं, तो यह एक बेहद सनसनीखेज प्रतियोगिता का कारण बनने वाला था। इसके अलावा प्रबंधक ली ने यह निर्दिष्ट नहीं किया कि कितनी गोलियों की नीलामी की जाएगी, जिससे लोगों को यह विश्वास हो गया कि केवल एक ही लघु कायाकल्प गोली है, जिससे कई ताकतों को लगा कि वे एक ही गोली के लिए होड़ कर रहे हैं। हे, चीजें दिलचस्प होने वाली हैं। नीलामी शुरू हुई और पहली वस्तु हेवन लेवल की खेती तकनीकों की एक प्राचीन पुस्तक थी। इसने तुरंत बोली लगाने का उन्माद पैदा कर दिया और 500,000 तेल सोने में सफलतापूर्वक बिक गई। अनन्या राठौड़ ने थोड़ी जीभ चटकाए। उसके स्थानिक आयाम से निकाली गई कोई भी किताब डिवाइन लेवल की थी, जो हेवन लेवल से कहीं बेहतर थी। अगर उसे पता होता कि किताबें बेचना इतना लाभदायक हो सकता है, तो उसने गोलियां बनाने में मेहनत क्यों की होती। अंत में लघु कायाकल्प गोली की नीलामी का समय आ गया। प्रबंधक ली ने कमरे के चारों ओर देखा और देखा कि लगभग हर कोई जो वहां होना चाहिए था पहुंच चुका था। कीमियागर गिल्ड ने अपने अध्यक्ष और 2 बुजुर्गों को भेजा था, जबकि जियांग और गुओ परिवारों ने अपने अपने कुलपति और बुजुर्गों को भेजा था। प्रबंधक ली ने जोर से कहा, हर कोई लघु कायाकल्प गोली के प्रभावों को जानता है, लेकिन जो गोली हमें क्रिम्सन क्लाउड हॉल में मिली है, वह केवल एक अर्धनिर्मित उत्पाद है।
हालांकि यह एक अर्धनिर्मित उत्पाद है, लेकिन यह एक परिष्करण प्रक्रिया से गुजरी है और अब एक प्रथम चरण का गोल्डन पिल है। इसलिए हालांकि यह केवल एक अर्धनिर्मित उत्पाद है, लेकिन इसमें एक तैयार उत्पाद के प्रभाव हैं। हमने व्यक्तिगत रूप से इसका परीक्षण किया है, इसलिए हर कोई इसे आत्मविश्वास के साथ खरीद सकता है। क्रिम्सन क्लाउड हॉल का एक उच्च प्रतिष्ठा है। ये सुनते ही कि गोलियां असली थीं, उन्हें स्वाभाविक रूप से कोई संदेह नहीं था। हर कोई प्रबंधक ली द्वारा शुरुआती कीमत की घोषणा करने का इंतजार कर रहा था। प्रबंधक ली ने दर्शकों की उत्सुकता को बढ़ाते हुए जानबूझकर एक पल के लिए विराम लिया और फिर धीरे से ट्रे पर रखी जैड की बोतल को खोला। सुनहरे पैटर्न वाली एक सफ़ेद गोली डिंग की आवाज़ के साथ जैड की थाली में गिरी और तुरंत ही एक स्पष्ट और समृद्ध औषधीय सुगंध हवा में तैरने लगी। इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। ये निश्चित रूप से चौथी श्रेणी या उससे उच्च स्तर की गोली होनी चाहिए, अन्यथा इसमें इतनी सुगंधित महक नहीं होती। हर किसी ने गहरी सांस खींचकर सूंघा और गोली को देखते हुए उनके चेहरे उत्साह से भर गए। पहली से तीसरी श्रेणी की गोलियां गंधहीन होती हैं, जबकि चौथी श्रेणी और उससे ऊपर की गोलियों में औषधीय सुगंध होती है। सुगंध जितनी तीव्र होगी, प्रभावकारिता उतनी ही बेहतर होगी। प्रबंधक ली ने मुस्कुराते हुए कहा, यह गोली एक प्रथम श्रेणी की गोली है, जिसकी शुरुआती बोली 500,000 तेलसोना 500,000 है। कितनी? एक प्रथम श्रेणी की गोली। एक प्रथम श्रेणी की गोली की शुरुआती बोली 5 लाख तेलसोना है। हे भगवान, ये तो डकैती है। प्रथम श्रेणी की गोली केवल एक अर्धनिर्मित उत्पाद है, इसे इतनी ऊंची कीमत पर क्यों बेचा जा रहा है? कोई इसे कभी नहीं खरीदेगा। भीड़ के बीच आश्चर्य और गुस्से की लहर दौड़ गई, लोग अविश्वास में अपने सिर हिला रहे थे। हालांकि उसी क्षण भीड़ में से एक प्रभावशाली व्यक्तित्व वाला मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति खड़ा हुआ। मेरा जियान परिवार 1,000,001 मिलियन तेलसोना की पेशकश करता है। 1 मिलियन तेलसोना, एक ही बार में दाम दोगुना। जो व्यक्ति कुछ ही पल पहले चिल्ला रहा था कि इसे कोई नहीं खरीदेगा, वह अब शर्म और सदमे से लाल हो गया था। उसका मुंह अविश्वास से खुला का खुला रह गया था। बोलियों की होड़। हालांकि ये तो बस शुरुआत थी। जियान परिवार के मुखिया की बात खत्म होते ही एक और सफ़ेद वस्त्र पहने बुजुर्ग खड़े हुए और जोर से घोषणा की, हमारा कीमियागर गिल्ड 1,500,000 तेलसोना देने के लिए तैयार है। जैसे ही उन्होंने ये कहा, सबने गहरी सांस ली। यह एक प्रथम श्रेणी की गोली है, क्या वास्तव में इस हद तक जाने की आवश्यकता है? रुकिए, हमारा गुओ परिवार 3,000,003 मिलियन तेलसोना की पेशकश करेगा। सौम्य दिखने वाले मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति, जो गुओ परिवार के मुखिया भी थे, ने अपनी सीट से शांति से कहा। यह कोई साधारण बोली नहीं थी। भला एक बार में ही 1.5 मिलियन तेलसोना कौन बढ़ाता है? उम्मीद के मुताबिक कीमियागरों के इस परिवार की नींव बहुत गहरी थी। वे हर हाल में इस लघु कायाकल्प गोली को अपने हाथों में लेने के लिए दृढ़ संकल्पित थे। अनन्या राठौड़ के पीछे खड़े बटलर वांग और रक्षक युनहाओ ने नीलामी हॉल के दृश्य को सदमे से भरी आंखों से देखा। वे पहले ही बहुत हैरान थे जब उसने प्रबंधक ली से कहा था कि शुरुआती कीमत 5 लाख तेलसोना होनी चाहिए। उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि आधी अगरबत्ती जलने से भी कम समय में एक ही गोली की कीमत पहले ही 3 मिलियन तेलसोने तक पहुंच चुकी थी, और यह अभी और भी ऊपर जा सकती थी। यह अविश्वसनीय था। वह तो बस एक आधी अधूरी प्रथम श्रेणी की गोली थी। गुओ परिवार ने 3 मिलियन तेलसोने की पेशकश की, जिसने कमरे के माहौल में तुरंत आग लगा दी। एक संक्षिप्त विराम के बाद कीमियागर गिल्ड के अध्यक्ष ने 500,000 तेलसोना और बढ़ा दिया। फिर जियान परिवार ने भी पीछे न रहते हुए 4 मिलियन की ऊंची कीमत चिल्ला कर दी। गुओ परिवार के मुखिया गुओ किक्सियू ने जियान परिवार पर एक ठंडी नज़र डाली और फिर शांति से 1 मिलियन और बढ़ा दिया। जब 5,005 मिलियन तेलसोने की कीमत घोषित की गई, तो कीमियागर गिल्ड के अध्यक्ष का चेहरा पीला पड़ गया। कीमियागर गिल्ड जियांग और गुओ परिवारों जैसे सुस्थापित कीमिया परिवारों से मुकाबला नहीं कर सकता था। बुजुर्गों के साथ चर्चा करने के बाद वह केवल 4 मिलियन तेलसोने की ही पेशकश कर सकते थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि गुओ परिवार इतनी ऊंची कीमत मांगेगा। जियान परिवार और गुओ परिवार के बीच पहले से ही अनबन थी। जब जियान परिवार के मुखिया जियांग दे ने गुओ किक्सियू की भड़काऊ नज़र देखी, तो उन्होंने अपने बगल में बैठे बुजुर्गों से सलाह ली और कीमत में 500,000 और जोड़ दिए। जब तक लघु कायाकल्प गोली का सूत्र विकसित किया जा सकता है, तब तक इसे भविष्य में प्रति गोली कई हजार या दसियों हजार तेल चांदी में बेचा जा सकता है। जियान परिवार लघु कायाकल्प गोली के बाजार पर एकाधिकार कर सकता है और फिर वे सोने चांदी के पहाड़ों में खेलेंगे। इसलिए भले ही इतना पैसा खर्च करने में दर्द हो रहा था, फिर भी उन्होंने संकोच नहीं किया। अपने आसपास के लोगों के साथ चर्चा करने के बाद गुओ परिवार के मुखिया गुओ किक्सियू अंततः इस बात पर सहमत हुए कि यह बहुत जोखिम भरा था और उनका इरादा कीमत को और बढ़ाने का नहीं था। जियांग दे ने उसकी ओर तिरस्कार से देखा और एक आत्मविश्वासी मुस्कान बिखेरी। उनके इकलौते बेटे जियांग चेंगयुआन ने गर्व से मुस्कुराया।
मू निंगवेई और मू निंगज्यू ने उनके परिवार को चमत्कारी दवा प्राप्त करने पर बधाई दी, जिससे वह और भी गर्वित महसूस करने लगा। हर किसी को लग रहा था कि अंतिम कीमत 55 मिलियन तेल सोना होगी, जिसे एक खगोलीय कीमत कहा जा सकता था। शाही परिवार का हस्तक्षेप और अनन्या की चाल। कीमियागर गिल्ड के अध्यक्ष काओ होन गंभीर दिख रहे थे। उनका कीमियागर गिल्ड इन कुलीन परिवारों जितना अमीर नहीं था, और अब वे सामने आई इस दुर्लभ प्राचीन गोली को अपने हाथों में भी नहीं ले पा रहे थे। यदि वे इसे हासिल कर लेते और एक बार जब वे लघु कायाकल्प गोली के सूत्र पर शोध कर लेते, तो दुनिया में किसकी हिम्मत होती जो कीमियागर गिल्ड को कमतर आंकता। अफसोस। ओल्ड मास्टर काओ, मेरे पास यहाँ कुछ पैसे हैं, क्यों न मैं आपकी इस ज़रूरत के समय में मदद करूं। जिमिन कांग ने अचानक एल्डर काओ से कहा। कीमियागर गिल्ड शाही परिवार के सबसे करीब था। वह और उसका बड़ा भाई दोनों उम्मीद करते थे कि कीमियागर गिल्ड भविष्य में जियांग और गुओ परिवारों को पीछे छोड़ दे और शाही परिवार को अधिक सहायता प्रदान करे। इसलिए वह एक एहसान करना चाहता था। राजकुमार के पास कितने हैं? काओ होन ने उत्सुकता से पूछा। मेरे पास यहाँ 1 मिलियन तेल सोना है और त्यानजियांग के पास 5 मिलियन तेल हैं। बहुत बढ़िया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमार और राजकुमारी, काओ होन ने उत्तेजित होकर कहा। कीमियागर गिल्ड के लिए ऐसा करना मेरा कर्तव्य है, राजकुमारी त्यानजियांग ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन उसके घूंघट के नीचे की मुस्कान कुछ हद तक मजबूर थी। उसने अपने सम्राट भाई से उसके लिए दिव्य अग्नि खरीदने की भीख मांगी थी, इस उम्मीद में कि उसके शिक्षक कम पैसे खर्च करेंगे और उसे अपने व्यक्तिगत पैसे का उपयोग नहीं करना पड़ेगा। उस नए आत्मविश्वास के सहारे एल्डर काओ तुरंत बोल पड़े। रुकिए, हमारा कीमियागर गिल्ड 1 और 100,000 तेल सोना जोड़ने के लिए तैयार है। जियांग दे का चेहरा तुरंत उतर गया। कीमियागर गिल्ड का ये गरीब बूढ़ा वास्तव में उससे मुकाबला करने की हिम्मत कर रहा था। वह खड़ा होने और कीमत बढ़ाने ही वाला था कि तभी दूसरी मंजिल से एक शांत, स्पष्ट महिला की आवाज़ गूंजी। मैं 6,06,000 तेल सोने की पेशकश करती हूँ। ये कौन है? इस महिला ने बस यूं ही 6 मिलियन का उल्लेख कर दिया। वह वास्तव में अमीर है। हर कोई उत्सुकता से ऊपर की ओर देखने लगा जहां से आवाज़ आ रही थी, अपनी गर्दन घुमाते हुए। मालकिन, आप बोली क्यों लगा रही हैं? भले ही यह आपकी अपनी वस्तु हो, आप केवल बोली लगाकर भुगतान न करने का जोखिम नहीं उठा सकती। आप 6 मिलियन तेल सोना कहाँ से लाएंगी? इसके अलावा एक भारी कमीशन भी देना होगा, बटलर वांग ने घबराते हुए कहा। कीमियागर गिल्ड के एल्डर काओ कीमत को और बढ़ाएंगे, मैं बस इसे थोड़ा और भड़का रही हूँ। अनन्या राठौड़ ने जिमिन कांग और उनके समूह की दिशा में देखते हुए कहा, उनके होठों पर एक ठंडी मुस्कान तैर रही थी। वह लोगों के हाव भाव पढ़ने में बहुत अच्छी थी और जिमिन कांग तथा राजकुमारी त्यानजियांग से बात करने के बाद एल्डर काओ के चेहरे पर आए आत्मविश्वास को देख सकती थी। जियांग और गो परिवारों के बीच फंसे कीमियागर गिल्ड की वर्तमान अजीब स्थिति को देखते हुए वह जानती थी कि वे निश्चित रूप से इस अवसर को हाथ से नहीं जाने देंगे। लेकिन बूढ़े काओ बेहद कंजूस थे और उन्होंने कीमत में केवल 100,000 तेल की वृद्धि की थी, इसलिए उसने उन्हें भड़काने का फैसला किया। उसका इरादा एल्डर काओ को फंसाने का नहीं था, लेकिन वह क्या कर सकती थी जब वह जिमिन कांग जैसे किसी व्यक्ति के इतने करीब थे। बटलर वांग और युनहाओ को नहीं पता था कि अनन्या राठौड़ को यह विश्वास कहाँ से मिला कि ओल्ड मास्टर काओ निश्चित रूप से कीमत बढ़ाएंगे, लेकिन तभी जियांग परिवार ने कीमत में 200,000 तेल और बढ़ा दिए। ऐसा लगता है कि जियांग परिवार इससे अधिक कीमत देने को तैयार नहीं था। हालांकि बटलर वांग और युनहाओ दोनों ने राहत की सांस ली। भाग्यवश किसी ने कीमत बढ़ा दी, अन्यथा अनन्या राठौड़ को अपनी ही गोलियों के लिए खुद भुगतान करना पड़ता और एक बड़ा कमीशन भी गंवाना पड़ता। इसी क्षण एल्डर काओ ने अपने दांत भींचे, खड़े हुए और चिल्लाए। हमारा कीमियागर गिल्ड लघु कायाकल्प गोली के लिए 7,07,000 तेल सोने की पेशकश करने के लिए तैयार है। शूश, 7 मिलियन तेल सोना! किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि एक प्रथम श्रेणी की अर्धनिर्मित गोली इतनी ऊंची कीमत पर बिकेगी। ये वास्तव में एक खगोलीय कीमत थी। राजकुमारी त्यानजियांग पूरी तरह से टूट चुकी थी। उसके शिक्षक एल्डर काओ के पास केवल 4 मिलियन तेल चांदी थी और अपने चौथे भाई के पैसे मिलाकर भी उसे अतिरिक्त 2 मिलियन तेल का भुगतान करना पड़ा था। इससे उसके पास केवल 3 मिलियन तेल बचे। फिर नेदरवर्ल्ड रेड लॉर्ड्स पाताल लाल कमल की बोली लगाने का क्या मतलब था? वह बस उम्मीद कर रही थी कि कोई कीमत और बढ़ा दे, उस स्तर तक जिसे शिक्षक वहन न कर सके, ताकि उसे अपने व्यक्तिगत पैसे खर्च न करने पड़ें। हालांकि उसकी योजना विफल होनी ही थी। किसी और ने बोली नहीं लगाई और अंतिम कीमत 7 मिलियन तेल सोने पर तय हो गई और दिव्य औषधि कीमियागर गिल्ड के पास चली गई। जियांग चेंगयुआन कुछ हद तक शर्मिंदा था। जो दिव्य औषधि मूल रूप से उसकी मुट्ठी में थी, उसे कीमियागर गिल्ड ने छीन लिया, जिससे वह मू निंगवेई बहनों के सामने अपनी साख खो बैठा। बधाई हो एल्डर काओ! जिमिन कांग ने ईमानदारी से काओ होन को बधाई दी। कीमियागर गिल्ड की विशेषज्ञता के स्तर के साथ उनका मानना था कि गिल्ड निश्चित रूप से लघु कायाकल्प गोली के सूत्र को विकसित करने में सक्षम होगा।
तब तक किमियागर गिल्ड एक पूरी तरह से अलग इकाई बन जाएगा। राजकुमारी त्यानजियांग की मुस्कान पथराई हुई थी। वह मन ही मन उस व्यक्ति से नफरत कर रही थी जिसने लघु कायाकल्प गोली की नीलामी की थी। यदि उसने इसकी नीलामी नहीं की होती तो क्या उसने बिना किसी कारण के 2 मिलियन तेल सोना खर्च किया होता। क्रिम्सन क्लाउड हॉल की चालाकी। इसी क्षण प्रबंधक ली ने एक और जैड की बोतल निकाली और कहा, आज हमारी नीलामी की 5वीं वस्तु भी एक अर्धनिर्मित लघु कायाकल्प गोली है। शुरुआती कीमत अभी भी 500,000 तेल सोना है। हे भगवान, क्या एक और लघु कायाकल्प गोली है। क्रिम्सन क्लाउड हॉल कितना लालची है। उनके पास एक और लघु कायाकल्प गोली है। आप इसे उनकी चालाकी कैसे कह सकते हैं। उन्होंने ये तो नहीं कहा था कि केवल एक ही है। फट, किमियागर गिल्ड को भारी नुकसान हुआ है। उन्होंने 7 मिलियन सोना खर्च किया। ये वाली निश्चित रूप से उतनी महंगी नहीं बिकेगी। लोग आपस में कानाफूसी करने लगे। बेशक काओहोन का चेहरा पीला पड़ गया, जैसे उसने कुत्ते की विष्ठा खा ली हो। अगर उसे पता होता कि एक से अधिक गोलियां हैं तो उसने इसके लिए खून पसीना बहाकर इतना पैसा क्यों खर्च किया होता। जिमिन कान का चेहरा और भी बदसूरत हो गया। वह इस बात से नाराज था कि क्रिम्सन क्लाउड हॉल ऐसी चाल चल रहा था जैसा कि उम्मीद थी, मुनाफे से प्रेरित व्यवसाय। जियांग और गो परिवारों के हौसले काफी बढ़ गए, लेकिन दोनों परिवारों के बीच तीखी बहस और बोली जारी रही। एक गर्मागर्म बोली युद्ध के बाद जियांग परिवार ने आखिरकार 5 मिलियन तेल सोने में दूसरी लघु कायाकल्प गोली जीत ली। ये किमियागर गिल्ड से 2 मिलियन तेल सोना कम था। सौदा फाइनल होने के बाद प्रबंधक ली ने जादू की तरह एक और जैड की बोतल निकाली, जिससे भीड़ में खलबली मच गई। अभी भी कुछ बची हैं। क्या वास्तव में इतनी सारी चमत्कारिक दवाएं हैं। प्रबंधक ली ने हंसते हुए कहा, ठीक है, बस इतना ही, सच में सब खत्म। यह आखिरी लघु कायाकल्प गोली है, मैं इसकी गारंटी देता हूं। इस प्रकार गोली अंततः गो परिवार के पास चली गई। हालांकि अन्य छोटे परिवारों ने भी कीमत की पेशकश की थी, लेकिन गो परिवार ने आखिरी लघु कायाकल्प गोली हासिल करने के लिए केवल 2 मिलियन तेल सोना खर्च किया। इस कीमत ने किमियागर गिल्ड के काओहोंग और जियांग परिवार के मुखिया जियांग दे को इतना क्रोधित कर दिया कि उनके पेट में दर्द होने लगा। न केवल उन्हें एकमात्र लघु कायाकल्प गोली मिली, बल्कि उन्होंने मजाक बनने के लिए बहुत सारा पैसा भी खर्च कर दिया। वे अपनी चीजें लेकर नीलामी खत्म होने से पहले ही चले गए। वे अब और नहीं रुक सकते थे। जियांग चेंगयुआन जाना नहीं चाहता था। वह सुंदरियों के साथ और समय बिताना चाहता था, लेकिन अपने पिता द्वारा घूरने के बाद वह चुपचाप घर लौट गया। उनके जाने के बाद मुंह बहनों की मुस्कान गायब हो गई। वे कुछ खरीदने की योजना बना रही थीं, और अब जब वह चला गया था वे केवल तमाशा देख सकती थीं, क्योंकि उनके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। अनन्या की संपत्ति और दिव्य अग्नि की बोली। अनन्या राठौड़ काफी खुश थी। 14 मिलियन तेल सोना कोई छोटी रकम नहीं थी। उस पैसे से वह अपने सुंदर छोटे भाई के साथ रीजेंट के महल से बाहर जा सकती थी। बस इतना ही था कि क्रिम्सन क्लाउड हॉल द्वारा लिया गया कमीशन बहुत अधिक था, सीधे 10%, जिससे उसकी संपत्ति का मूल्य 14 मिलियन तेल सोना कम हो गया। वह ये सोचे बिना नहीं रह सकी कि क्रिम्सन क्लाउड हॉल वास्तव में पैसों में खेल रहा है। इसके बाद उस दिव्य अग्नि की नीलामी होनी थी जिसके लिए वह तरस रही थी, जिसे नेदरवर्ल्ड रेड लॉर्ड्स पाताल लाल कमल कहा जाता है, जो दिव्य अग्नि की सूची में शीर्ष 3 में शामिल है। अमीर रईस सब जा चुके थे, इसलिए अब उसे किसी के द्वारा चुनौती दिए जाने की चिंता नहीं थी। इसके अलावा वह अब अमीर थी, इसलिए उसके पास भरपूर आत्मविश्वास था। नेदरवर्ल्ड रेड लॉर्ड्स की शुरुआती बोली 5 मिलियन तेल सोना थी, एक ऐसी कीमत जिसने अनगिनत किमियागरों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। आखिरकार ये शीर्ष 3 दिव्य अग्नियों में से एक थी, इसलिए इसकी कीमत कम नहीं होने वाली थी। कीमत सुनकर राजकुमारी त्यानजियांग का हौसला पस्त हो गया। वह गुस्सा और कड़वाहट महसूस कर रही थी। उसने एक अच्छी दिव्य अग्नि के लिए इतने सालों तक इंतजार किया था, और अब जब नेदरवर्ल्ड रेड लॉर्ड्स आखिरकार सामने आया तो वह इसे खरीदने की औकात भी नहीं रखती थी। वह एक राजकुमारी थी। अगर लोगों को पता चला कि वह बोली लगाने की स्थिति में नहीं है तो वे हंस हंस कर लोटपोट हो जाएंगे। चौथे भाई, ये सब तुम्हारी गलती है। राजकुमारी त्यानजियांग इतनी गुस्से में थी कि उसकी आंखें लाल हो गईं। राजकुमारी, जो महिला पहले बोली लगा रही थी, उसकी आवाज़ मालकिन अनन्या राठौड़ जैसी लग रही थी। जियाओ जियाओ ने अचानक कहा, क्या वह कुतिया है? उसने ये जानबूझकर किया। वह अनन्या राठौड़, उसकी इस राजकुमारी से बहस करने की हिम्मत कैसे हुई? राजकुमारी त्यानजियांग ने गुस्से में कहा, वह कमीनी औरत। जिमिन कान की आंखें और भी घृणा से भर गईं। सार्वजनिक अपमान का नाटक। तभी दूसरी मंजिल से अनन्या राठौड़ की ठंडी आवाज़ फिर से गूंजी, मैं 6 मिलियन तेल सोने की पेशकश करती हूँ। उसने वास्तव में कीमत मांगने की हिम्मत की थी। राजकुमारी त्यानजियांग अचानक खड़ी हो गई। उसने दूसरी मंजिल पर वीआईपी कमरों की ओर इशारा किया और तीखी आवाज में कहा, बोली लगाने वाली वह निकम्मी अनन्या राठौड़ है। उसके पास निश्चित रूप से कोई पैसा नहीं है।
मार्क्विस की पूरी हवेली जलकर खाक हो चुकी है, वह सिर्फ एक कंगाल है। हाँ, अनन्या राठौर ने बोली लगाई है। मैंने सुना है कि वह रीजेंट से चिपकी हुई है और उनके महल में रह रही है। क्या वह उन्हें अपने लिए भुगतान करने के लिए मनाने की कोशिश कर रही है? ये निकम्मी नेदरवर्ल्ड रेड लॉर्ड्स का क्या करेगी? लोग कानाफूसी करने लगे और मजाक उड़ाने लगे। दोनों बहनों मू निंगज़्यू और मू निंगवेई ने एक दूसरे की ओर देखा। उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि वह निकम्मी यहाँ भी होगी, और वह भी वीआईपी कमरे में। वे खुद भी वीआईपी कमरे में नहीं जा सकी थीं। वे सोच रही थीं कि उस निकम्मी को यह विशेषाधिकार कहाँ से मिला। इसके अलावा उस निकम्मी को रीजेंट द्वारा महल से बाहर नहीं निकाला गया था, जिससे उनकी योजना विफल होने से बच गई। अब जब राजकुमारी त्यानजियांग ने इशारा कर दिया है कि बोली लगाने वाला व्यक्ति अनन्या राठौड़ है, तो उनके चेहरों पर एक ताना मारने वाली खुशी दिखाई दे रही थी। 6 मिलियन तेल सोना। जब मार्क्विस की हवेली अपने चरम पर थी, तब भी उसकी कुल संपत्ति में 1 मिलियन तेल सोना नहीं था। इसके अलावा मार्क्विस की हवेली का पतन हो गया, और जब आग लगाई गई तो परिवार की दूसरी शाखा ने सारी पारिवारिक संपत्ति ले ली। अनन्या राठौड़ एक कंगाल के अलावा और क्या हो सकती थी? वह सपना देख रही है अगर उसे लगता है कि रीजेंट लॉन्ग मोशन उसके लिए भुगतान करेंगे। इसलिए वे तमाशा देखने का इंतजार करने लगीं। क्रिम्सन क्लाउड हॉल किसी देश या शक्ति का नहीं था, और कोई नहीं जानता था कि इसके पीछे कौन है। हालांकि क्रिम्सन क्लाउड हॉल की एक सख्त व्यवस्था थी। जो कोई भी क्रिम्सन क्लाउड हॉल से खिलवाड़ करने की हिम्मत करेगा, उसे उसके प्रतिशोध का इंतजार करना होगा। देखते हैं कौन कीमत बढ़ाने की हिम्मत करता है। ये राजकुमारी देखना चाहती है कि वह निकम्मी अनन्या राठौड़ कैसे भुगतान करेगी। राजकुमारी त्यानजियांग ने कड़े चेहरे के साथ कहा। किसी ने एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं की। सबसे पहले, उनमें से कोई भी शाही राजकुमारी को नाराज नहीं करना चाहता था। दूसरे, अनन्या राठौड़ ने तुरंत 1 मिलियन सोने के सिक्के बढ़ा दिए थे, जो कि किसी के लिए भी वहन करने के लिए बहुत अधिक था, भले ही वे इसे चाहते हों। इस प्रकार प्रबंधक ली के 3 निर्णायक प्रहारों के साथ नेदरवर्ल्ड रेड अनन्या राठौड़ के हाथों में आ गया। बधाई हो मालकिन अनन्या राठौड़, नेदरवर्ल्ड रेड लॉर्ड्स प्राप्त करने पर। प्रबंधक ली, उसने जानबूझकर क्रिम्सन क्लाउड हॉल का मजाक उड़ाया है। उसके पास कोई पैसा नहीं है। राजकुमारी त्यानजियांग का चेहरा मजाक और ताने से भरा हुआ था जब उसने देखा कि अनन्या ने वास्तव में बोली जीत ली थी। राजकुमारी त्यानजियांग ने अनन्या राठौड़ की ओर ठंडी नजरों से देखा। वह मन ही मन उम्मीद कर रही थी कि प्रबंधक ली उसे बाहर फेंकने और उचित रूप से दंडित करने का आदेश देंगे। लेकिन हर किसी के आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब प्रबंधक ली ने ठंडे भाव से धीरे से कहा, राजकुमारी त्यानजियांग जरूरत से ज्यादा सोच रही हैं। तीनों लघु कायाकल्प गोलियों की नीलामी मालकिन अनन्या राठौड़ द्वारा ही की गई थी। मुझे अच्छी तरह पता है कि उनके पास पैसा है या नहीं। क्या वह निकम्मी अनन्या राठौड़ ही थी जिसने इस अमूल्य चमत्कारिक दवा की नीलामी की थी? हे भगवान, उसे यह चमत्कारिक दवा कहाँ से मिली? 3 लघु कायाकल्प गोलियों को 14 मिलियन तेल सोने में बेचा गया। क्या इससे वह एक अमीर महिला नहीं बन जाती? ये कैसे संभव है? हर किसी के चेहरे पर सदमा साफ झलक रहा था। यह विश्वास करना कठिन था कि राजधानी में हर किसी के द्वारा तिरस्कृत की जाने वाली निकम्मी के पास वास्तव में इतनी अमूल्य चमत्कारिक दवा थी। राजकुमारी त्यानजियांग और भी अधिक हैरान थी। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि लघु कायाकल्प गोली वास्तव में उस औरत अनन्या राठौड़ की थी। जिमिन कान की कुटिल आंखें चमकीं और उसने मन ही मन सोचा, इस निकम्मी के पास वास्तव में एक दिव्य औषधि है। उसका निश्चित रूप से कोई असाधारण सामना हुआ होगा। उसके पास और भी दिव्य औषधियां हो सकती हैं। वह ये सोचकर भी चिढ़ गया कि उसने अपनी पहली चमत्कारिक दवा उसे राजकुमार को देने के बारे में सोचा तक नहीं। जब मू निंगज़्यू और मू निंगवेई बहनों ने प्रबंधक ली को ये कहते सुना कि लघु कायाकल्प गोली अनन्या राठौड़ की थी, तो वे और भी अधिक हैरान और ईर्ष्या से भर गईं। कितना अच्छा होता अगर वह 14 मिलियन तेल सोना उनके परिवार की दूसरी शाखा का होता। वह 14 मिलियन तेल सोना है। यह उनके परिवार को एक ही झटके में प्रथम श्रेणी के कुलीन परिवार में पहुंचा सकता था। यह अनाथ निकम्मी इतने सोने की हकदार बिल्कुल नहीं है। इसके अलावा लघु कायाकल्प गोली जैसी दिव्य औषधि, जिसके लिए किमियागर गिल्ड और जियांग तथा गुओ परिवार आपस में प्रतिस्पर्धा कर रहे थे, अनन्या राठौड़ को इसे अपने पिता को नीलामी के लिए सौंप देना चाहिए था। अब जब उसके दादा लापता हैं, तो उसके पिता ही मार्क्विस की हवेली के मुखिया हैं। अनन्या राठौड़ का अनावरण। मुझे वास्तव में राजकुमारी त्यानजियांग का धन्यवाद करना चाहिए। अगर वह न होती, तो मैं नेदरवर्ल्ड रेड लॉर्ड्स को इतनी सस्ती कीमत पर नहीं खरीद पाती। उसी क्षण वीआईपी कमरे से एक उपहास भरी और अहंकारी आवाज गूंजी। वीआईपी कमरे के सामने का पर्दा धीरे धीरे पीछे खींचा गया, जिससे अंदर के लोग दिखाई देने लगे। अनन्या राठौड़ सबसे आगे खड़ी थी। उसने हल्के नीले रंग की पोशाक और सफ़ेद लोमड़ी के फर का लबादा पहना हुआ था, जिसने उसके गोल मटोल शरीर को ढक रखा था। केवल उसका सिर दिख रहा था।
उसकी त्वचा बर्फ जैसी सफ़ेद थी, उसकी आंखें बड़ी और गोल थीं जिनमें चमकीली काली पुतलियां थीं, उसकी नाक सीधी और नाजुक थी और उसके होंठ स्वाभाविक रूप से लाल थे। हालांकि उसका चेहरा काफ़ी भरा हुआ था, लेकिन लबादे के नीचे छिपे होने के कारण वह विशेष रूप से मोटी नहीं लग रही थी। पहली नज़र में वह लड़की काफ़ी प्यारी लग रही थी। अनन्या राठौर जानती थी कि वह मोटी है, इसलिए वह खुद को बेहतर दिखाने के लिए केवल अपने कपड़ों और बालों की शैली पर भरोसा कर सकती थी। उसने अपनी चेहरे की विशेषताओं, विशेष रूप से अपनी आंखों को उभारने के लिए जानबूझकर पतली लंटें काटी थीं। जब उसकी आंखें बड़ी दिखती थीं तो उसका पूरा चेहरा बेमेल नहीं लगता था। क्या यह अनन्या राठौर है? वह थोड़ी पतली लग रही है, लेकिन दिखने में खराब नहीं है। उसके नैन नक्श सुंदर हैं, वजन कम होने पर वह निश्चित रूप से खूबसूरत लगेगी। विश्वास करना मुश्किल है कि यह वही अनन्या राठौर है, वह निकम्मी। अनन्या राठौर को देखकर वहां उपस्थित लोग आपस में चर्चा करने लगे। कुछ लोगों ने कुछ ही दिन पहले उसे देखा था, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि इतने कम समय में उसमें इतना बड़ा बदलाव आ जाएगा। राजकुमार की गलतफहमी। अनन्या राठौर के भड़काऊ शब्दों पर राजकुमारी त्यानजियांग गुस्से से आग बबूला हो गई। नेदरवर्ल्ड रेड लोड्स को 6 मिलियन में खरीदना वाकई सस्ता था। उसने मूल रूप से उम्मीद की थी कि यह 6 मिलियन से ऊपर जाएगा। यदि उसके शिक्षक लघु कायाकल्प गोली खरीदने में व्यस्त न होते तो नेदरवर्ल्ड रेड लोड्स उसका होता। भले ही उसके पास थोड़े पैसे कम पड़ जाते, लेकिन इतने सारे शक्तिशाली और प्रभावशाली लोगों की मौजूदगी में उसे कोई न कोई मदद मिल ही जाती। लेकिन तभी अचानक अनन्या राठौर सामने आ गई, जिसने उसकी योजनाओं को तहस-नहस कर दिया और उसका नेदरवर्ल्ड रेड लोड्स छीन लिया। वह अनन्या राठौर के टुकड़े टुकड़े कर देना चाहती थी। चिंता मत करो त्यानजियांग, नेदरवर्ल्ड रेड लोड्स निश्चित रूप से तुम्हारा ही है। ये निकम्मी ज़रूर जानती होगी कि तुम इसे चाहती हो और उसने मुझे अपनी तरफ आकर्षित करने या ब्लैकमेल करने के लिए इसे जानबूझकर खरीदा है। चिंता मत करो, चौथा भाई इसे तुम्हारे लिए वापस ले आएगा। ज़िमेन कांग ने त्यानजियांग को सांत्वना दी। राजकुमारी त्यानजियांग स्तब्ध रह गई। वह खुशी और गुस्से दोनों का अनुभव कर रही थी। वह गुस्से में बैठ गई और बोली, वह निकम्मी कितनी बेशर्म है। उसने तुम्हें अपने साथ करने के लिए ऐसी चालें चलीं। चौथे भाई, सावधान रहना, उस निकम्मी को अपना फ़ायदा मत उठाने देना। ज़िमेन कांग ने सिर हिलाया। उसकी नज़र अनन्या राठौर के चेहरे पर टिक गई। वह पहले से कहीं अधिक सुंदर लग रही थी। उसकी काली आंखें अविश्वसनीय रूप से स्पष्ट और चमकदार थीं, जो लगभग मंत्रमुग्ध कर देने वाली थीं। उसने सोचा कि यदि यह निकम्मी उसके साथ शारीरिक निकटता बढ़ाने पर अड़ी है, तो जब तक वह उसे नेदरवर्ल्ड रेड और दिव्य औषधि देगी, वह इसका बहुत अधिक विरोध नहीं करेगा। 7वीं वस्तु, स्पेस स्टोन अंतरिक्ष पत्थर। इसके बाद हम 7वीं वस्तु की नीलामी करेंगे। जैसे जैसे कमरा धीरे धीरे शांत हुआ, प्रबंधक ली ने नीलामी के लिए अगली वस्तु मंगवाए। प्रबंधक ली ने एक गहरी काली चट्टान उठाते हुए कहा, यह एक स्पेस स्टोन है, जिसे एक स्थानिक दरार से लिया गया है। इसके छोटे आकार से धोखा मत खाएगा। इसके कारण हमारे क्रिम्सन क्लाउड हॉल के 10 से अधिक स्पिरिट किंग स्तर के विशेषज्ञों को अपनी जान गंवानी पड़ी। शूश, 10 से अधिक स्पिरिट किंग स्तर के विशेषज्ञों को वास्तव में खो दिया गया है। ये कैसी अवधारणा है? आपको जानना होगा कि पूरे शियाओयू राजवंश में केवल कुछ दर्जन ही स्पिरिट किंग स्तर के विशेषज्ञ हैं। क्रिम्सन क्लाउड हॉल ने एक ही बार में इतने सारे विशेषज्ञों को खो दिया, जो देश के आधे विशेषज्ञों के बराबर है। आखिरकार क्रिम्सन क्लाउड हॉल की नींव ही सबसे गहरी है। मालकिन, स्पेस स्टोन बेहद दुर्लभ होते हैं, आपको इसे हर हाल में खरीदना होगा। अचानक आर्टिफैक्ट स्पिरिट जियाओ झू की आवाज़ अनन्या राठौर के दिमाग में गूंज उठी। क्यों? अनन्या ने जियाओ झू से पूछा कि वह इसे लेने पर इतनी जिद क्यों कर रही है। स्पेस स्टोन न केवल जेड चेन स्पेस की मरम्मत कर सकता है, बल्कि स्पेस को सीधे 2 स्तर तक अपग्रेड भी कर सकता है। जियाओ झू ने उत्सुकता से कहा। 2 स्तरों द्वारा अपग्रेड करने से स्पेस 20 गुना बड़ा हो जाएगा। जियाओ झू और अन्य लोग लंबे समय से शिकायत कर रहे थे कि स्पेस में औषधीय खेत बहुत छोटे हैं और औषधीय जड़ी बूटियां उगाने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। अब यदि वे अपग्रेड कर सकते हैं तो औषधीय खेत भी 20 गुना बड़े हो सकते हैं। यहाँ तक कि घरों को फूस की झोपड़ियों से महलों में अपग्रेड किया जा सकता है। ये सुनकर अनन्या राठौर की आंखें चमक उठीं और उसने मन ही मन स्पेस स्टोन को हासिल करने का फैसला कर लिया। स्पेस स्टोन की शुरुआती बोली 4 मिलियन तेलसोना है। प्रबंधक ली ने जोर से कहा। ये कीमत वाकई बहुत ऊंची थी और कई लोग इसे खरीदने से पीछे हट गए। मैं 2 लाख सोना और जोड़ता हूँ। एक हथियार निर्माता आगे आया। मैं 3 लाख जोड़ूंगा। वह भी एक हथियार निर्माता था। दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ बोली लगाई। अंततः कीमत 48 मिलियन तेलसोने तक पहुंच गई, जिस पर दूसरे व्यक्ति ने हार मान ली। एक बार 48 मिलियन तेलसोना। प्रबंधक ली ने हथौड़ा उठाया और एक बार मारा। मैं 5 मिलियन तेलसोने की पेशकश करती हूँ। अनन्या राठौर ने धीरे से खड़े होकर कहा।
हथियार निर्माता का चेहरा उदास हो गया, लेकिन ऐसा लगा कि उसके पास कीमत बढ़ाने के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए वह चुप रहा। अनन्या ने अपने होठों पर एक मुस्कान बिखेरी, ऐसा लग रहा था कि अब कोई उससे लड़ने नहीं वाला था। कोई नहीं जानता था कि अनन्या राठौड़ को स्पेस स्टोन किस लिए चाहिए था, और वे सोच रहे थे कि क्या उसके पास खर्च करने के लिए बहुत अधिक पैसा आ गया है। मुंह बहनों को लगभग खून की उल्टियां होने लगीं। ये 5 मिलियन तेल सोना था। अनन्या राठौड़ ने इस बेकार चीज़ को खरीदने से पहले उनसे सलाह तक नहीं ली थी। 6 मिलियन नेदरवर्ल्ड रेड लोड्स पर और 5 मिलियन इस पर खर्च करने के बाद अब 14 मिलियन तेल सोना घटकर केवल 3 मिलियन रह गया था। मैं एक उपयुक्त जादुई कलाकृति खरीदना चाहती थी। क्या ये निकम्मी अपना सारा पैसा इस तरह की चीज़ों पर खर्च करने की कोशिश कर रही है? मू निंगवेई ने त्योरियां चढ़ाईं, उसकी आंखें अनन्या राठौड़ के प्रति घृणा से भरी थीं। जिमिन कांग ने अपनी भौहें उठाईं। अनन्या राठौड़ को कैसे पता चला कि उसने एक प्रतिभाशाली हथियार निर्माता को काम पर रखा है? ये स्पेस स्टोन उस हथियार निर्माता द्वारा उसके लिए एक स्पेस रिंग बनाने के लिए बिल्कुल सही था। ऐसा लगता है कि इस निकम्मी ने मेरे महल में अपना कोई जासूस लगा रखा है और वह ये सब मुझे रिझाने के लिए खरीद रही है। हालांकि ये देखते हुए कि वह उसे यह पत्थर उपहार में देने के लिए कितना पैसा खर्च कर रही है, उसने अनजान बने रहने का नाटक करने का फैसला किया। एक बार 5 मिलियन तेल सोना, 2 बार 5 मिलियन तेल सोना। प्रबंधक ली अंतिम निर्णय लेने ही वाले थे। तभी दूसरी मंजिल के सुदूर कोने में स्थित वीआईपी कमरे से अचानक एक गहरी, कर्कश पुरुष आवाज आई। 6 मिलियन सोना। अनन्या राठौड़ ने आश्चर्य से उस ओर देखा, लेकिन दुर्भाग्य से पर्दे ने उसका रास्ता रोक दिया था और वह उस व्यक्ति को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकी। इस व्यक्ति ने एक ही बार में 1 मिलियन बढ़ा दिए। ऐसा लगता है कि वह जीतने के लिए दृढ़ संकल्पित है। लेकिन माफ करना, वह अनन्या भी स्पेस स्टोन पाने के लिए दृढ़ संकल्पित थी। 7 मिलियन। अनन्या राठौड़ ने जोर से कहा। उपस्थित सभी लोग अविश्वास से मुंह बाए रह गए। कुछ ही सांसों में स्पेस स्टोन की कीमत 2 मिलियन सोने तक आसमान छू गई थी। वे वास्तव में बहुत अमीर हैं। 8 मिलियन। वह नफरत भरी आवाज़ फिर से गूंजी। मालकिन, आपके पास पर्याप्त पैसे नहीं हैं, बटलर वांग ने अनन्या राठौड़ से फुसफुसाते हुए कहा। अनन्या राठौड़ बेशक जानती थी कि नेदरवर्ल्ड रेड लोड्स खरीदने के पैसे काटने के बाद उसके पास केवल 7 मिलियन से थोड़ा अधिक सोना बचा था। दूसरे व्यक्ति ने 8 मिलियन की बोली लगाई थी, जिसे वह बढ़ा नहीं सकती थी। मैं मालकिन अनन्या राठौड़ को 2 मिलियन तेल सोना देने के लिए तैयार हूं। अचानक बगल के वीआईपी कमरे का पर्दा उठा और एक उग्र लाल रंग की आकृति दिखाई दी। अनन्या ने देखा कि यह वही शैतानी रूप से सुंदर आदमी था जिसने पहले एक रूमाल से उसका खून पोंछा था, और वह अभी भी अपनी नज़रों से उसके साथ छेड़खानी कर रहा था। ये कौन है? हे भगवान, क्या तुम अनन्या राठौड़ को इतने पैसे मुफ्त में दे रहे हो? 2 मिलियन तेल सोना मुफ्त में? क्या मैं बहरा हो गया हूँ? कितना सुंदर आदमी है, कुछ महिलाओं ने आहें भरते हुए कहा। क्या यह आदमी अंधा है? अनन्या राठौड़ इतनी मोटी और बदसूरत है, वह क्या सोच रहा था? कई लोग हैरान थे। हालांकि अनन्या राठौड़ पहले से थोड़ी बेहतर दिख रही थी, फिर भी वह एक मोटी, निकम्मी लड़की थी। लाल रंग के कपड़े पहने वह आदमी अतुलनीय रूप से सुंदर था और उसका स्वभाव कुलीन था। वह अनन्या राठौड़ से बिल्कुल अलग था। अनन्या राठौड़ को मुफ्त में 2 मिलियन सोने के सिक्के देना, क्या यह उसे लुभाने के लिए हो सकता है? ये बिल्कुल समझ से बाहर है। क्राउन प्रिंस का आगमन। महामहिम। मू निंगवेई ने लाल कपड़े पहने आदमी को देखते ही अचानक खड़ी हो गई। हालांकि उसकी आवाज़ धीमी थी, लेकिन उसकी आंखों में सदमा साफ दिख रहा था। महामहिम, क्राउन प्रिंस युवराज शियाओयू राजवंश में क्यों आए हैं? क्राउन प्रिंस के पीछे डिवाइन मार्शल सेक्ट के होली सन जू युआन खड़े थे। मू निंगवेई पहले से ही जानती थी कि जू युआन आ रहे हैं, लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि क्राउन प्रिंस भी आएंगे। इसके अलावा क्राउन प्रिंस वास्तव में किसी समय अनन्या राठौड़ से परिचित हो गए और उन्होंने उस निकम्मी को 2 मिलियन सोने के सिक्के मुफ्त में दे दिए। क्राउन प्रिंस अहंकारी और मनमौजी थे। अतीत में जब वे मिलते थे तो वह उसे दूसरी बार मुड़कर भी नहीं देखते थे। उसे लगा कि क्राउन प्रिंस उसकी पृष्ठभूमि को तुच्छ समझते हैं और इसलिए उस पर ध्यान नहीं देना चाहते। लेकिन अब अनन्या राठौड़ के साथ इस तरह के व्यवहार का क्या मतलब था? क्या वे डोंगचेन साम्राज्य के क्राउन प्रिंस और डिवाइन मार्शल सेक्ट के होली सन हैं? सोंग यांग के चेहरे को देखकर मू निंगज्यू की आंखें थोड़ी चमक उठी। उसके दिमाग में एक चाल चलने लगी। क्राउन प्रिंस, भविष्य के उत्तराधिकारी रीजेंट लॉन्ग मोशन से कहीं अधिक होनहार हैं। यदि वह उनके साथ होती तो वह डोंगचेन साम्राज्य की महारानी बन जाती। मू निंगज्यू के चेहरे पर धीरे धीरे एक चतुर मुस्कान खिल उठी। यदि महामहिम क्राउन प्रिंस को अनन्या राठौड़ में दिलचस्पी है, तो क्या वह उसकी मू निंगज्यू की सुंदरता से पागल नहीं हो जाएंगे? 9 मिलियन की अंतिम बोली। लाल रंग के कपड़ों में उस सुंदर आदमी की बातें सुनकर अनन्या राठौड़ ने अपनी ठुड्डी सहलाई। यह अविश्वसनीय रूप से सुंदर आदमी वास्तव में मुझे 2 मिलियन तेल सोना देने को तैयार था। ये सिर्फ एक भाग्य खर्च करना नहीं है, ये लाखों खर्च करना है।
हालांकि अगर यह मुफ्त है तो इसे क्यों न लिया जाए, खासकर जब यह एक ऐसे सुंदर आदमी की ओर से हो जो उसकी पसंद का है। वह बाद में उसे वापस कर सकती है। इस मामले में वुशुंग अनन्या आपको धन्यवाद देती है, युवा स्वामी। अनन्या राठौड़ ने उसे देखकर हल्की सी मुस्कान दी। सोंग यांग ने शान से अपनी आस्तीन झटकाए। वह सही था, वह निर्णायक थी और चीजों को खींचती नहीं थी। लोग उसे जैसी निकम्मी बताते थे वह वैसी कैसे हो सकती है। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मालकिन अनन्या की सेवा करना मेरे लिए सम्मान की बात है। इस सुंदर आदमी को देखो, उसके शब्द भी सुनने में कितने सुखद हैं। मुख्य बात यह है कि उसके शब्दों में छिछोरेपन का कोई नामोनिशान नहीं है, जिससे लोगों को ऐसा महसूस होता है जैसे वे वसंत की हवा का आनंद ले रहे हों। अनन्या राठौड़ ने फिर से कृतज्ञतापूर्वक उसे देखकर मुस्कुराई, फिर प्रबंधक ली की ओर मुड़ी और कहा, प्रबंधक ली, मैं 9,09,000 तेल सोने की पेशकश करने के लिए तैयार हूँ। वाह, 9 मिलियन तेल सोना! इस कीमत ने पिछले 6 महीनों में नीलामी में चुकाई गई अब तक की सबसे अधिक कीमत का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 9 मिलियन सोने के सिक्कों से एक ईश्वरीय स्तर की खेती की तकनीक खरीदी जा सकती है। भीड़ में हंगामा मच गया। बहुत से लोगों का मानना था कि अनन्या राठौड़ अभी भी वही अक्षम मूर्ख है जो वह हमेशा से थी, जो एक ऐसी चीज खरीदने के लिए इतनी भारी कीमत चुका रही है जिसकी उसे बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। सच में उसके पास उड़ाने के लिए बहुत पैसा है। बहुत से लोग बस उसके कार्यों को समझ नहीं पा रहे थे, क्योंकि किसी को नहीं लगता था कि उसे स्पेस स्टोन की आवश्यकता है। आखिरकार स्पेस स्टोन उच्च स्तरीय शोधन सामग्री थे जो अनजान अनन्या राठौड़ के लिए पूरी तरह से अप्रासंगिक थे। इसके अलावा कुछ दिन पहले की उस घटना के संबंध में जब अनन्या ने सड़क पर एक राक्षसी जानवर को बुलाया था, कई अलग अलग राय थीं। देखना ही विश्वास करना है और सुनना धोखा देना है। उस समय बहुत से लोग उपस्थित नहीं थे और राजधानी के अधिकांश लोगों ने पहले कभी वह दृश्य नहीं देखा था, इसलिए उन्हें विश्वास नहीं था कि अनन्या राठौड़ प्राचीन पुस्तकों में दर्ज समन करता थी। इसके अलावा जून में बर्फ गिरने और हजारों मील तक जमीन के जम जाने की अजीब घटना के बाद लोगों को आश्चर्य हुआ कि क्या राक्षसी जानवरों का आगमन भी एक अजीब घटना थी और इसका अनन्या राठौड़ से कोई लेना देना नहीं था। इसलिए लोगों की नज़र में अनन्या राठौड़ अभी भी वही मोटी बेकार महिला थी। किसी के साथ बहस करने और ऐसी चीज़ खरीदने के लिए 9 मिलियन सोने के सिक्के खर्च करना जिसकी उसे ज़रूरत नहीं है, केवल उसके जैसी मूर्ख ही ऐसा करेगी। अनन्या राठौड़ को परवाह नहीं थी कि दूसरे उसके बारे में क्या सोचते हैं। उसकी निगाहें उसी दिशा में टिकी थीं जहां से वह धीमी कर्कश आवाज वाले आदमी ने बात की थी। वह देखना चाहती थी कि क्या वह फिर से कीमत बढ़ाएगा। मालकिन अनन्या राठौड़ ने स्पेस स्टोन के लिए 9 मिलियन सोने की भारी कीमत की पेशकश की है। क्या इससे अधिक कोई कीमत है? प्रबंधक ली ने जमीन से जोर से पूछा। उस आदमी की दिशा में सन्नाटा था। एक बार 9 मिलियन सोने के सिक्के, 2 बार 9 मिलियन सोने के सिक्के, डिंग, 3 बार 9 मिलियन सोने के सिक्के। 9 मिलियन सोने के सिक्कों की कीमत पर इस स्पेस स्टोन की बोली जीतने के लिए मालकिन अनन्या राठौड़ को बधाई। अंतिम हथौड़े की चोट के साथ अनन्या राठौड़ के होंठ धीरे धीरे मुड़ गए। छोटे नवाब, तुम अभी भी मेरे साथ प्रतिस्पर्धा करना चाहते हो? प्यार की निशानी। अनन्या राठौड़ ने अगली कुछ नीलामी वस्तुओं में बहुत कम दिलचस्पी दिखाई, लेकिन धीमी कर्कश आवाज वाले आदमी ने एक वस्तु पर बोली लगाई जो एक शोधन सामग्री भी थी। उसकी उपस्थिति को देखते हुए वह एक शोधक होना चाहिए। हालांकि अनन्या राठौड़ को उसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। नीलामी समाप्त होने के बाद उसने प्राप्त सोने की मात्रा की गणना की, जिसमें लाल रंग के सुंदर आदमी द्वारा दिए गए 2 मिलियन सोने के सिक्के भी शामिल थे। उसने पाया कि उसके पास अभी भी कई लाख सोने के सिक्के बचे हैं। उसने लाल रंग के सुंदर आदमी को वापस बुलाया और बचे हुए पैसे उसे लौटा दिए। पैसा तो बस एक बाहरी चीज है। चूंकि मैंने इसे आपको दे दिया था, इसलिए मैंने इसे वापस लेने की उम्मीद नहीं की थी। मालकिन अनन्या, मैं ये पैसा बिल्कुल नहीं लूंगा, लेकिन यदि आप मुझे इसे देने पर अड़ी हैं तो मुझे स्मारिका के रूप में कुछ क्यों नहीं दे देती? वह जेड लटकन काफी अच्छा है। सोंग यांग ने शरारतपूर्ण ढंग से मुस्कुराते हुए दूर एक उंगली से इशारा किया। अनन्या राठौड़ ने उसके हाथ का अनुसरण किया और उधर देखा। यह एक बहुत ही साधारण निम्न स्तरीय जादुई कलाकृति थी जिसका आकार जेड लटकन जैसा था। यह एक रक्षात्मक जादुई कलाकृति थी और इसकी कीमत केवल कुछ हजार तेल चांदी थी। हालांकि वह उसके विचारों को समझ गई। प्राचीन काल में लोग जेड पेंडेंट को प्यार की निशानी के रूप में इस्तेमाल करना पसंद करते थे। क्या ऐसा हो सकता है कि वह चाहता था कि वह उसे प्यार की निशानी दे? हालांकि वह वास्तव में इस तरह के सुंदर आदमियों को पसंद करती थी और इस स्तर की सुंदरता को देखने से उसे अधिक बार कई कटोरी चावल खाने की भूख लग जाती थी, लेकिन वह उससे परिचित नहीं थी और उसका नाम तक नहीं जानती थी, तो वह उसे प्यार की निशानी कैसे दे सकती थी? इसके अलावा अनन्या राठौड़ को फीनिक्स जेड पेंडेंट याद आ गया जो उसके शाही चाचा रीजेंट ने उसके गले में पहनाया था। उसके शाही चाचा के विचार अथाह थे।
जब उसने उसे जेड पेंडेंट पहनाया था तो वह उसकी आंखों में स्नेह का कोई नामो निशान नहीं देख पाई थी, लेकिन इसे प्यार की निशानी के रूप में दिया जाना चाहिए था। उसके लिए किसी अन्य व्यक्ति को जेड पेंडेंट देना अच्छा नहीं होगा। आखिरकार बटलर वांग और युनहाओ अभी भी उसे निगरानी भरी नज़रों से देख रहे थे। यह जेड लटकन बेकार है और आपकी सुंदर उपस्थिति के बिल्कुल भी योग्य नहीं है। हालांकि ये हथौड़ा काफ़ी अच्छा है, ये परिपक्व और स्थिर है और आप पर खूब जंचेगा। अनन्या राठौड़ ने काउंटर पर रखे एक बड़े काले हथौड़े की ओर इशारा किया और एक गंभीर मुद्रा के साथ टिप्पणी की। उसने इसे देखा और महसूस किया कि यह हथौड़ा एक उच्च स्तरीय हथियार था जिसकी कीमत 6 लाख तेल सोना थी। ये बिल्कुल सही था, वह पैसा खर्च करने के बाद वह फिर से पूरी तरह कंगाल हो जाएगी। सोंग लियांग ने अपना हाथ ठुड्डी पर रखा और उस बड़े हथौड़े का ध्यान से निरीक्षण किया। वह गहरी सोच में डूबकर उसके चारों ओर कुछ चक्कर लगाया। ठीक जब अनन्या राठौड़ को लगा कि वह मना कर देगा, उसने सिर हिलाया और कहा, हाँ, ये हथौड़ा वास्तव में मेरे लिए बहुत उपयुक्त है और यह मेरी सुंदर उपस्थिति से मेल खाता है। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, मालकिन अनन्या। ये सुनकर मूंग बहनें जो अभी अभी वहां आई थीं लड़खड़ाईं और लगभग गिर ही पड़ीं। वह भारी हथौड़ा लगभग एक इंसान की आधी ऊंचाई का था। ये दिखने में साधारण और महत्वहीन लग रहा था, स्पष्ट रूप से एक तगड़े आदमी के लिए सबसे उपयुक्त हथियार था। क्राउन प्रिंस जैसा इतना सुंदर और आकर्षक व्यक्ति ऐसे भद्दे हथियार का उपयोग कैसे कर सकता है? अनन्या राठौड़ स्पष्ट रूप से जानबूझकर उसे चिढ़ा रही थी। क्या वह ये नहीं देख सकता था? मुंह बहनों का दिखावा। मू निंगवेई आगे बढ़ी। वह घमंडी अनन्या राठौड़ को सबक सिखाने का इरादा रखती थी। तभी जू युआन आगे बढ़ा और खुशी से पुकारा, जियाओ वेई, जू युआन, आप आज यहाँ कैसे? मू निंगवेई ने हैरान होने का नाटक किया, उसके चेहरे पर एक खुशनुमा मुस्कान थी। जू युआन ने नम्रता से कहा, मैं यियांग के साथ नीलामी में आया था, इसलिए मुझे अभी तक आपके निवास पर आपसे मिलने का मौका नहीं मिला। ओह, कोई बात नहीं, आपका काम अधिक महत्वपूर्ण है। जब आप फ्री हो जाएं तो मुझसे मिलने ज़रूर आइएगा। मैं आपको और ताई, मेरा मतलब है आपको और युवा स्वामी सोन को राजधानी में घुमाने ले चलूंगी। मू निंगवेई समझ सकती थी कि महामहिम क्राउन प्रिंस अपनी पहचान उजागर करने के इच्छुक नहीं थे और उनकी नज़रों में एक चेतावनी थी, इसलिए उसने जल्दी से अपने शब्द बदल दिए। हालांकि वह मन ही मन खुश थी। ऐसा लग रहा था कि क्राउन प्रिंस अपनी पहचान उजागर करने के इच्छुक नहीं थे क्योंकि अनन्या राठौड़ उनकी असली पहचान जानने के योग्य ही नहीं थी। हाँ, आप यहाँ नए हैं और शायद नहीं जानते कि राजधानी में करने के लिए कौन सी मज़ेदार चीज़ें हैं। वेई वेई को आपको घुमाने दीजिए। मू निंगज्यू सही समय पर आगे आए। उसने बहुत ही चुस्त पोशाक पहनी हुई थी और जानबूझकर अपना लबादा उतारकर हाथ में ले लिया था। वह जो भी कदम उठा रही थी उसमें आकर्षण छलक रहा था और वह अपने उत्तम फिगर का पूरी तरह से दिखावा कर रही थी। वह महामहिम क्राउन प्रिंस को दिखाना चाहती थी कि वह एकदम सही महिला थी, जबकि अनन्या राठौड़ उस मोटी औरत में बिल्कुल भी स्त्रीत्व नहीं था। मू निंगज्यू के चेहरे पर एक उज्ज्वल और उदार मुस्कान थी और उसने लापरवाही से बालों की एक लट को कान के पीछे किया, जिससे वह कोमल, सुंदर और सुरुचिपूर्ण लग रही थी। उसे अपनी सुंदरता पर बहुत विश्वास था। इस दुनिया में ठंडे और अलग थलग रहने वाले लॉन्ग मोशन के अलावा कोई भी पुरुष उसकी सावधानी से संवारी गई इस उपस्थिति से बच नहीं सकता था। उसकी नज़र अनायास ही सोंग लियांग की ओर गई, लेकिन उसने पाया कि वह उसकी ओर बिल्कुल नहीं देख रहा था, बल्कि पूरी तन्मयता से अनन्या राठौड़ को घूर रहा था। मू निंगज्यू ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। नहीं, असंभव, इस निकम्मी में कोई रूप रंग नहीं है। महामहिम क्राउन प्रिंस को कभी भी उसमें दिलचस्पी नहीं हो सकती। तीसरी बहन, आज आखिरकार तुम्हें देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। तुम्हें देखना तो सम्राट को देखने से भी ज़्यादा मुश्किल है। तुम पिछले कुछ दिनों से रीजेंट के महल में रह रही हो और तुम हमसे, अपने परिवार से मिलना भी नहीं चाहती। इससे मुझे बहुत दुख होता है। मू निंगज्यू ने जानबूझकर अनन्या राठौड़ से यह बात कही। उसका इरादा यह उजागर करने का था कि अनन्या राठौड़ वर्तमान में एक आदमी के निवास पर रह रही थी, रीजेंट के साथ उसका संदिग्ध संबंध था और उसने पारिवारिक संबंधों की अवहेलना की थी, जिससे साबित होता था कि वह स्वभाव से कठोर दिल की थी। भले ही महामहिम क्राउन प्रिंस को अनन्या राठौड़ में दिलचस्पी हो, लेकिन ये जानकर वे निश्चित रूप से उससे घृणा करेंगे। अनन्या राठौड़ ने उसकी ओर देखा तक नहीं। इसके बजाय उसने ऊपर हवा में देखते हुए मजाकिया लहजे में कहा, अरे, ये मक्खियाँ कहाँ से आ गईं? ये बहुत कष्टप्रद तरीके से भिनभिना रही हैं, है ना, युवा स्वामी? सोंग लियांग ने उसकी चतुर और जीवंत आंखों को देखा जो उसकी ओर देख रही थीं, और तुरंत सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, ये बहुत कष्टप्रद है। मू निंगज्यू इतनी गुस्से में थी कि उसके नथुनों से मानो आग उगल रही थी। झूठा आरोप। अपनी बहन को नज़रअंदाज होते और यहाँ तक कि अनन्या राठौड़ द्वारा मक्खी कहे जाते देख मू निंगवेई ने तुरंत अनन्या राठौड़ की ओर इशारा किया और कहा, तीसरी बहन, तुमने चुपके से परिवार की चमत्कारिक दवा ले ली और उसे नीलामी के लिए रख दिया, केवल सभी प्रकार की बेकार चीज़ें खरीदने और पाई खर्च करने के लिए।
तुम बिल्कुल बेशर्म हो, ये संपत्ति मूल रूप से हमारे परिवार की दोनों शाखाओं की थी। आज तुमने जो भी खरीदा है उसे मेरे पिता को सौंपना होगा, वरना तुम यहाँ से नहीं जा पाओगी। क्या अनन्या राठौड़ ने नीलामी करने के लिए परिवार की दिव्य औषधि चुरा ली? ये चोर होने से कैसे अलग है? आप दिन रात किसी भी चीज़ से बचाव कर सकते हैं, लेकिन अपने ही परिवार के चोर से बचना मुश्किल है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मार्क्विस की हवेली में ऐसी चमत्कारिक दवा थी। ये सौभाग्य की बात है कि पुराने मार्क्विस गायब हो गए हैं, अन्यथा वे निश्चित रूप से अनन्या राठौड़ जैसे अयोग्य वंशज के कारण सदमे से मर जाते। चूंकि परिवार की सबसे बड़ी शाखा अब उपलब्ध नहीं है, इसलिए इसे मार्क्विस की हवेली की दूसरी शाखा के बुजुर्गों द्वारा संभाला जाना चाहिए। हमें अनन्या राठौड़ को वह सामान सौंपने के लिए मजबूर करना चाहिए जो उसने खरीदा है, अन्यथा वह उसे कुछ ही समय में बर्बाद कर देगी। भीड़ ने सिर हिलाया और अनन्या राठौड़ की ओर उंगली उठाई और उसके चरित्र के प्रति अपनी घोर अवमानना व्यक्त की। जू युआन ने अनन्या राठौड़ की ओर ठंडी नज़रों से देखा और सोंग यांग से कहा, महामहिम ने भी अनन्या राठौड़ के चरित्र को अच्छी तरह देख लिया है ना? सोंग यांग ने एक भौं उठाए और उसके होठों पर एक आकर्षक मुस्कान छा गई। क्या ऐसा है? मुझे ऐसा नहीं लगता। अनन्या के चेहरे पर घबराहट का कोई नामोनिशान नहीं था, उसकी काली चमकीली आंखों में उपहास की झलक थी। ये कहना मुश्किल था कि बाद में किसका चरित्र स्पष्ट रूप से सामने आएगा। वह हमेशा उसे सोंग लियांग को अप्रत्याशित सरप्राइज देने में कामयाब रहती है। जिमिन कांग और राजकुमारी त्यानजियांग भीड़ के बाहर खड़े थे। राजकुमारी त्यानजियांग ने चिंता से कहा, चौथे भाई, वे अनन्या राठौड़ की चीजें छीनने जा रहे हैं। मेरे नेदरवर्ल्ड रेड लॉर्ड्स का क्या होगा? जिमिन कांग भी बहुत नाराज था, उसे अभी भी वह स्पेस स्टोन चाहिए था। यद्यपि वह मू निंगज्यू की प्रशंसा करता था, लेकिन वह स्वाभाविक रूप से यह नहीं चाहता था कि जब हितों फायदे की बात आए तो मू निंगज्यू और उसका समूह सफल हो। अनन्या का पलटवार। ओह! अचानक अनन्या राठौड़ एक ठंडी हंसी हंसी, मानो उसने कोई बहुत ही हास्यास्पद चुटकुला सुना हो, और कहा, ये वास्तव में दुनिया की सबसे बेतुकी बात है। मू निंगवेई, तुम कहती हो कि मैंने जिस दिव्य औषधि की नीलामी की वह मार्क्विस की हवेली की है। इसे साबित करने के लिए तुम्हारे पास क्या सबूत है? दादाजी ने वह चमत्कारिक दवा हमेशा मेरे पिता को सौंपी थी। तुमने इसे मेरे पिता से चुराया है। क्या तुम अभी भी इससे इनकार करना चाहती हो? क्या तुम मेरे पिता का सामना करने की हिम्मत रखती हो? मू निंगवेई ने पूरे आत्मविश्वास के साथ मन ही मन सोचा, दादाजी गायब हैं और कुछ भी सत्यापित करना मुश्किल है। क्या अनन्या राठौड़ मेरे पिता का सामना करने की हिम्मत रखती है? आज मैं काले को सफ़ेद साबित कर दूंगी और अनन्या राठौड़ कुछ नहीं कर पाएगी। ओह! अनन्या राठौड़ हंसी, फिर ठंडे स्वर में बोली, चूंकि तुम कहती हो कि दिव्य औषधि हमेशा तुम्हारे पिता द्वारा रखी गई है, तो मैं तुमसे पूछती हूँ, उनके पास कुल कितनी दिव्य औषधियाँ थीं? बेशक वे 3 थीं। लालची औरत, तुमने उन सभी की नीलामी कर दी। अब जो तुमने खरीदा है उसे सौंप दो। मुझे पूरा यकीन है। मू निंगवेई ने जोर से घोषणा की। वह अपने हिसाब से अनन्या राठौड़ को अच्छे से जानती थी, उसे यकीन था कि उसके पास जितनी गोलियां होंगी उसने उन सब की नीलामी कर दी होगी, फिर भी उसने उससे इतना आसान सवाल पूछने की हिम्मत की। सच में, प्रबंधक ली, क्या मैं आपकी जैद की प्लेट थाली उधार ले सकती हूँ? अनन्या राठौड़ ने प्रबंधक ली से कहा। प्रबंधक ली तुरंत एक साफ जैद की प्लेट ले आए। वह भी काफ़ी उत्सुक थे कि वह क्या करना चाहती है। मू निंगवेई, तुमने कहा था कि मेरे पास केवल 3 लघु कायाकल्प गोलियां हैं, आज मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि मेरे पास वास्तव में कितनी हैं। ये कहते हुए उसने अपने लबादे के अंदर से 1 दर्जन से अधिक जैद की बोतलें निकाली, उन्हें खोला और एक के बाद एक खनकती आवाज़ों के साथ अंदर की सभी गोलियों को बाहर उड़ेल दिया। कुछ ही सांसों के भीतर जैद की प्लेट सुनहरे पैटर्न लकीरों वाली गोलियों से भर गई और दवा की समृद्ध सुगंध ने पूरे हॉल को भर दिया। हे भगवान, यहाँ निश्चित रूप से सैकड़ों लघु कायाकल्प गोलियां हैं। हे भगवान, मैं ये क्या देख रहा हूँ? क्या मैं नींद में चल रहा हूँ? 3 लघु कायाकल्प गोलियां 14 मिलियन सोने के सिक्कों में बिकीं। इतनी सारी लघु कायाकल्प गोलियों की कुल कीमत कितनी होगी? वहां उपस्थित लोग गोलियों के उस ढेर को ललचाई नजरों से घूर रहे थे, उनकी आंखें उसी ढेर पर टिकी थीं, मानो वे मन ही मन उनमें से कुछ गोलियां झपट लेना चाहते हों। मू निंगवेई और मू निंगज्यू पूरी तरह अवाक रह गईं। उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि अनन्या राठौड़ उनके चेहरे पर तमाचा मारने के लिए वास्तव में सैकड़ों दिव्य औषधियां बाहर निकाल देगी। उसके पास वास्तव में 100 से अधिक गोलियां थीं, जिनके लिए किमियागर गिल्ड और 2 महान किमियागर परिवार, जियांग और गुओ, आपस में लड़ रहे थे। उसे ये कहाँ से मिली? इस निकम्मी को इतनी अविश्वसनीय किस्मत कैसे मिल गई? न केवल वे दोनों, बल्कि अनन्या राठौड़ को छोड़कर वहां मौजूद हर व्यक्ति के चेहरे पर गहरा सदमा था। सांप का नाश्ता और झूठा बहाना। तभी अनन्या राठौड़ ने लापरवाही से एक मुट्ठी गोलियां उठाईं और उन्हें अपनी हथेली पर रख लिया। उसकी कलाई पर लिपटा चांदी का सांप तुरंत बाहर आया और फिर सबने देखा कि वह उस पालतू जीव को एक एक करके गोलियां ऐसे खिला रही थी जैसे वह कोई साधारण स्नैक नाश्ता हो।
जिन गोलियों की नीलामी अत्यधिक कीमतों पर हुई थी उन्हें वह अपने सांप को खिला रही थी। हर कोई स्तब्ध रह गया। लोग मन ही मन सोच रहे थे कि उनकी स्थिति तो इस छोटे से सांप से भी बदतर थी। अनन्या अपने इस व्यवहार से सबको दिखा रही थी कि उसे इन चमत्कारिक दवाओं की कोई परवाह नहीं है, क्योंकि उसके पास ऐसी गोलियों की कोई कमी नहीं थी। इससे मू निंगवेई की पिछली बातें पूरी तरह बकवास साबित हो गईं। मू निंगवेई की कही हुई हर सच्ची बात अब एक मजाक बन चुकी थी। कोई भी समझदार व्यक्ति यह जान सकता था कि उसने अनन्या राठौड़ से नेदरवर्ल्ड रेड लॉर्ड्स और स्पेस स्टोन हथियाने के लिए झूठ बोला था। किसी ने नहीं सोचा था कि इतनी आकर्षक और प्यारी दिखने वाली मू निंगवेई का दिमाग ततैया के घोंसले से भी अधिक जटिल होगा। देखा, सोंग यांग ने अपनी ठुड्डी उठाए, उनके शब्दों का अर्थ स्वतः स्पष्ट था। जू युआन ने कहा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि जियाओ वेई झूठ बोल रही है। हो सकता है कि उसके पिता के पास वास्तव में लघु कायाकल्प गोली हो और अनन्या राठौड़ को इसकी नीलामी करते देख उसे कोई गलतफहमी हो गई हो। ये सुनते ही मू निंगवेई ने जल्दी जल्दी सिर हिलाया। हाँ, बिल्कुल सही, लघु कायाकल्प गोलियां दादाजी ने मेरे पिता को सौंपी थीं। मुझे लगा कि वे केवल मेरे पिता के पास ही हैं। मुझे नहीं पता था कि दादाजी ने अनन्या राठौड़ को इतनी सारी गोलियां दे दी थीं। ये सिर्फ एक गलतफहमी है। ये सुनकर अनन्या राठौड़ की आंखों में उपहास की चमक कौंधी, लेकिन वह उसे और अधिक बेनकाब करने में समय बर्बाद नहीं करना चाहती थी, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि बाहरी लोगों को पता चले कि वह एक कीमियागर है, ताकि अनावश्यक परेशानी से बचा जा सके। चौथे राजकुमार की बेशर्मी। वुशुंग अनन्या, मैं तुम्हें वापस तुम्हारी हवेली छोड़ देता हूँ। इसी बीच चौथे राजकुमार जिमेनकांग भीड़ को चीरते हुए बाहर आए। उनका लहजा असामान्य रूप से कोमल था। जिमेनकांग चेहरे पर मुस्कान लिए अनन्या राठौड़ की ओर बढ़े। अनन्या राठौड़ को अभी भी याद था कि जब उसने पहली बार इस शरीर में प्रवेश किया था, तब जिमेनकांग की आंखों में उसके लिए कितनी घृणा और ठंडक थी। उसे याद था कि उसने चाकू से उसका सिर काटने की कोशिश की थी, और इस शरीर की मूल मालकिन को उसने दीवार से मारकर मौत के घाट उतार दिया था। वह मन ही मन मुस्कुराए। जिमेनकांग का उसके प्रति यह अचानक जागा हुआ लाड़ प्यार निश्चित रूप से उसकी संपत्तियों को हथियाने के लिए था। वह उससे इतनी नफरत करता था कि उसे मरा हुआ देखना चाहता था, लेकिन जब उसे जरूरत पड़ी तो वह बेहद सौम्य बन गया। क्या इस आदमी को लगता है कि वह एक मूर्ख है जिसे आसानी से बहलाया जा सकता है? जब जिमेनकांग ने अनन्या को मुस्कुराते देखा तो उसकी आंखों में उपहास का एक भाव आया। इस मूर्ख को उल्लू बनाना कितना आसान है। सिर्फ मेरी एक मुस्कान देखकर ही इसने अपना आपा खो दिया। अनन्या, चलो चलें। जिमेनकांग ने कोमलता का ढोंग करते हुए अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाया। वह लगभग कल्पना कर रहा था कि वह उसका हाथ थामेगी और उसकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगेंगे। नेदरवर्ल्ड रेड लॉर्ड्स और स्पेस स्टोन के लिए वह उसे इस बार अपना फायदा उठाने देने के लिए तैयार था। जहां तक लघु कायाकल्प गोलियों का सवाल है, वह उसकी मेहनत को देखते हुए एक गोली उसके लिए छोड़ देगा, बाकी सब खुद रख लेगा। मालकिन, नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकती। युनहाओ बेहद चिंतित दिख रहा था और उसने अनन्या राठौड़ का हाथ चौथे राजकुमार के हाथ को छूने से रोकने के लिए आगे बढ़ने की योजना बनाई। युवा मालकिन भविष्य की राजकुमारी थी, जिन्हें स्वयं रीजेंट ने स्वीकार किया था, और वह किसी अन्य पुरुष के संपर्क में बिल्कुल नहीं आ सकती थी। युनहाओ ने अभी अपना एक पैर आगे बढ़ाया ही था कि उसने युवा मालकिन की तीखी आवाज सुनी। धत तेरे की, तुम होते कौन हो? क्या तुम्हारे पास मेरा हाथ छूने का अधिकार भी है? अनन्या राठौड़ ने अत्यंत गर्व के साथ कहा, और फिर जिमेनकांग की ओर एक नज़र डाले बिना वहां से मुड़ गई। उसने जिमेनकांग के काले पड़ते चेहरे की तरफ देखना भी जरूरी नहीं समझा। उसने प्रबंधक ली से वह भारी हथौड़ा लाने को कहा जिसे उसने पहले पसंद किया था, ताकि भुगतान और सामान का लेन देन एक साथ पूरा किया जा सके। मैं आपको यह व्यवहारिक और मजबूत हथियार दे रही हूँ, युवा स्वामी। क्या आप कृपया अपना संपर्क पता दे सकते हैं ताकि मैं आपके बचे हुए पैसे वापस कर सकूं? मैंने कहा था कि मुझे वापस लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, और मेरा यही मतलब था, सोंग यांग ने जोर देकर कहा। फिर उसने हथौड़ा हाथ में लिया, उसे देखा और बड़े संतोष के साथ सिर हिलाया। धन्यवाद, मालकिन अनन्या, मुझे ये हथौड़ा वास्तव में पसंद आया, यह मेरे स्वभाव के बिल्कुल अनुकूल है। अनन्या राठौड़ ने हंसते हुए कहा, चूंकि आप मुझे पैसे वापस नहीं करने दे रहे हैं, इसलिए अगली बार जब मैं आपसे मिलूंगी तो निश्चित रूप से आपको इससे भी बेहतर कुछ उपहार में दूंगी। तो मैं निश्चित रूप से उस दिन का इंतजार करूंगा। सोंग यांग ने एक शैतानी मुस्कान के साथ कहा, मेरा मानना है कि मैं बहुत जल्द मालकिन अनन्या से दोबारा मिल सकूंगा। अनन्या मुस्कुराए। वह वास्तव में लाल कपड़े पहने इस सुंदर आदमी से दोबारा मिलने के लिए उत्सुक थी। अगली बार वह निश्चित रूप से उन लोगों को वापस भेज देगी जिन्हें उसके शाही चाचा लॉन्ग मोशन ने उसकी रखवाली के लिए भेजा था। दफा हो जाओ। इसी समय जिमेनकांग उदास चेहरे के साथ आगे बढ़ा और जितना हो सके उतनी कोमल आवाज में बोला, अनन्या, मुझसे नाराज मत हो। मुझसे पहले गलती हो गई थी। तुम मुझे अपनी इच्छानुसार मार सकती हो या डांट सकती हो, ठीक है?
उसे लग रहा था कि वह उसे जलाने के लिए जानबूझकर दूसरे पुरुषों से हंसकर बातें कर रही थी, जिसका मतलब था कि वह अभी भी उसकी बहुत परवाह करती थी। अनन्या राठौड़ को लगभग उल्टी आने वाली थी। जिमिन कांग इतना नासमझ कैसे हो सकता था? क्या उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह उसे कितना नापसंद करती थी? उसके सामने नखरे कौन दिखा रहा था? क्या उसमें कोई शर्म नहीं बची थी? क्या इस व्यक्ति को खुद पर कुछ ज्यादा ही घमंड था? दफा हो जाओ। अनन्या राठौड़ एक सेकंड के लिए भी उसका घिनौना चेहरा नहीं देखना चाहती थी। यहां से निकलो कहने के बाद वह बिना पीछे मुड़े बाहर चली गई। वहां उपस्थित लोग हंसना चाहते थे, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं हुई, जिससे उनके चेहरे लाल हो गए। पहले अनन्या राठौड़ चौथे राजकुमार के पीछे पड़ी रहती थी और वह उसे दूर रहने को कहता था, अब पासा पूरी तरह पलट चुका था। राजकुमारी त्यानजियांग ने अनन्या राठौड़ को जाते देखा और वह इतनी चिंतित थी कि अपने पैर पटकने लगी। उसका नेदरवर्ल्ड रेड लोड्स हाथ से निकल चुका था। जिमिन कान का चेहरा पीला पड़ गया। वह बस विश्वास नहीं कर पा रहा था कि जो महिला कभी उसके पीछे पागलों की तरह भागती थी, आज उसने उसे दफा हो जाओ कहने की हिम्मत की थी। क्या उसे लगता था कि इस तरह वह उसका ध्यान आकर्षित कर पाएगी? वह उसके टुकड़े टुकड़े कर देना चाहता था। सार्वजनिक रूप से उसका अपमान करने की उसकी इतनी हिम्मत, कितनी घृणास्पद। लेकिन वह उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता था, क्योंकि रीजेंट के बटलर और गार्ड उसके पीछे चल रहे थे और वह अपने चाचा के लोगों पर हाथ उठाने की हिम्मत नहीं कर सकता था। इसके अलावा उसे पूरा विश्वास था कि अनन्या जानबूझकर उसे उकसाने की कोशिश कर रही थी, और उसे यकीन था कि बहुत जल्द वह खुद को रोक नहीं पाएगी और खुद उसके पास आएगी। बस तुम इंतजार करो अनन्या राठौड़, तुम ही ने उस सम्मान को ठुकराया है जो मैं तुम्हें दे रहा था। भाई के साथ बातचीत। अपने छोटे भाई के साथ रथ पर सवार होने के बाद जब यात्रा सुचारू रूप से शुरू हुई तो अनन्या राठौड़ ने उससे कहा, तुम इतने समझदार हो, तुमने जरूर अंदाजा लगा लिया होगा, है ना? हाँ हाँ, बिल्कुल सही, ये गोलियां मैंने ही बनाई हैं। मैं अब एक कीमियागर बन चुकी हूँ। एक बार जब मैं नेदरवर्ल्ड रेड लोड्स के साथ खुद को जोड़ लूंगी तो बहुत जल्द मैं तुम्हारी बीमारी को ठीक करने के लिए दवाइयाँ बना सकूंगी। मैंने कहा था कि मैं तुम्हें ठीक कर सकती हूँ और मेरा यही मतलब है। वू यूहिंग गहराई से प्रभावित हुआ, उसकी आंखें थोड़ी लाल हो गईं। उसने उम्मीद नहीं की थी कि उसकी बहन ने नेदरवर्ल्ड रेड लोड्स सिर्फ इसलिए खरीदा था ताकि वह उसके लिए जल्दी से दवाइयाँ बना सके। वह उससे बात करने में सक्षम होने के लिए तरस रहा था। चाहे राक्षसी जानवरों को बुलाना हो या कीमियागर बनना हो, ये सब मेरी किस्मत के अच्छे अवसर हैं। लेकिन मैं इन अवसरों का उपयोग तुम्हें और खुद को इस भीड़ में इतना मजबूत बनाने के लिए करूंगी कि हमें शाही परिवार या किसी अन्य शक्ति से डरने की जरूरत न रहे। जब तक हमारी साधना पर्याप्त रूप से उच्च स्तर की रहेगी, हर जगह हमारा सम्मान होगा। अनन्या राठौड़ किसी को कभी नहीं बताएगी कि वह समय यात्रा करके आए है, और न ही वह अपने जेड चेन स्पेस का जिक्र करेगी। ये उसके सबसे निजी रहस्य थे जिन्हें वह केवल अपने दिल में हमेशा के लिए दफन रख सकती थी। लेकिन वह अपने छोटे भाई को उम्मीद देना चाहती थी और उसे निराश होने से बचाना चाहती थी, इसलिए उसने उसमें आत्मविश्वास जगाया। मैं तुम्हें बताती हूँ, मैं अब साधना कर सकती हूँ और मेरे पास एक सेलेस्टियल स्पिरिट बॉडी भी है। मेरी साधना की गति सामान्य लोगों की तुलना में बहुत तेज है और तुम भी अपनी पुरानी प्रतिभा को वापस पा सकते हो। मुझ पर विश्वास रखो, मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगी। ये वे लोग थे जो उसके लिए अपनी जान भी दे सकते थे, उनकी रगों में एक ही खून बह रहा था। मु यूहिंग ने रोती आंखों से भारी मन से सिर हिलाया। उसने अपना सिर नीचे कर लिया। वह नहीं चाहता था कि उसकी बहन उसका कमजोर पहलू देखे। उसने पहले ही इतना कुछ सहा था, वह उसके लिए थोड़ा और इंतजार करने को तैयार था। भले ही वह कभी ठीक न हो पाए या दोबारा बोल न सके, उसे कोई शिकायत नहीं होगी। अचानक अनन्या राठौड़ के चेहरे के भाव सख्त हो गए। रुको, कुछ गड़बड़ है। अनन्या राठौड़ को अचानक एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। हालांकि यह एक हलचल भरा शहर था, फिर भी यहाँ असामान्य रूप से सन्नाटा पसरा था। उसने जल्दी से सिल्वहॉट सर्प, चांदी के दिल वाले सांप को बुलाया और फिर रथ का पर्दा उठाया। रथ किसी तरह एक सुनसान गली में पहुंच गया था और बटलर वांग, युनहाओ और सारथी कोचवान सभी चुपचाप जमीन पर पड़े थे। उनकी सांसें चल रही थीं, जिससे संकेत मिलता था कि नए आने वाले व्यक्ति का इरादा उन्हें मारने का नहीं था। लेकिन अजीब बात यह थी कि उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा गायब हो गई थी, मानो उनमें कोई साधना बची ही न हो। उसने अपना सिर घुमाया और देखा कि यहाँ तक कि गुप्त रक्षक लॉन्गही, जिसे उसके शाही चाचा ने उसे दिया था, वह भी जमीन पर पड़ा था और उसके शरीर में कोई आध्यात्मिक शक्ति नहीं बची थी। चूंकि लॉन्गही भी इस चाल में फंस गया था, इसलिए सिल्वहॉट सर्प नए आने वाले व्यक्ति से निपटने में और भी कम सक्षम था। उसने चुपचाप अपने सांप को वापस रख लिया। मुझे आश्चर्य है कि यहाँ कौन सा बहादुर योद्धा आया है। आप बाहर आकर बात क्यों नहीं करते? स्थिति जितनी गंभीर थी, वह उतनी ही शांत होती जा रही थी। मोटी औरत, स्पेस स्टोन सौंप दो, वरना मैं इन्हें मार डालूंगा। उसके कान के पास अचानक एक धीमी, कर्कश आवाज आई। अनन्या राठौड़ चौंक गई। वह व्यक्ति वास्तव में रथ के अंदर ही था।
इसके अलावा यह आवाज़ कुछ जानी पहचानी लग रही थी। पल भर में उसे वह व्यक्ति याद आ गया जिसने नीलामी में स्पेस स्टोन के लिए उसके साथ प्रतिस्पर्धा की थी। अपना सिर घुमाने पर उसने काले कपड़े पहने एक लंबे आदमी को रथ में बैठे देखा, जिसने उसके सुंदर छोटे भाई के गले पर हथियार रखा हुआ था। उसने अपने ऊपरी चेहरे को ढकने वाला एक आधा मुखौटा पहना हुआ था, जिसमें केवल उसकी आकर्षक ठुड्डी और भेड़िया राजा की तरह ठंडी गहरी नीली आंखें दिखाई दे रही थीं। ये आंखें नीले समुद्र या गहरे तारों वाले आकाश की तरह थीं, जिनमें अनंत जादू था जो लगभग लोगों को अपनी ओर खींच सकता था। लेकिन अनन्या राठौड़ ने केवल एक नज़र उधर देखा और फिर अपनी नज़र हटा ली। उसने लापरवाही से स्पेस स्टोन निकाल लिया। ये लो, मुझे उम्मीद है कि तुम इन्हें चोट नहीं पहुंचाओगे। स्पेस स्टोन फिर से मिल सकते हैं, लेकिन जो व्यक्ति मर जाता है उसे वापस जिंदा नहीं किया जा सकता। इस व्यक्ति का साधना स्तर लॉन्गी से भी ऊंचा था। उसके पास उससे निपटने का कोई मौका भी नहीं था, इसलिए उसने खुले तौर पर चीज़ें उसे सौंपना बेहतर समझा। काले कपड़े पहने उस आदमी की गहरी नीली आंखों में आश्चर्य की एक झलक कौंधी। उसकी ठंडी अलग थलग आंखें जिनसे हर कोई घृणा करता था, जिन्हें भूत की आंखें कहा जाता था, वे न केवल उसे अनन्या को सम्मोहित करने में विफल रहीं, बल्कि उसने उन पर केवल एक ऐसी नज़र डाली जैसे वे कोई असामान्य बात न हो। उसके दिल में मौजूद अनंत आक्रोश इस क्षण एक लहर की तरह पीछे हट गया। मेरा नाम वुमिंग गुमनाम है, मोटी औरत। ये समझ लो कि मैं तुम्हारा एक एहसानमंद हूँ। ये कहने के बाद काले कपड़े पहने उस आदमी ने उसे एक गहरी नज़र से देखा, स्पेस स्टोन उठाया और बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गया। उसने उसे मोटी औरत कहा और अपना नाम वुमिंग गुमनाम बताया। क्या बकवास है, क्या किसी का नाम गुमनाम होता है? वह स्पष्ट रूप से उसकी चीज़ें मुफ्त में लेना चाहता था और फिर उस पर एहसान करने का नाटक कर रहा था। कितना पाखंडी! अनन्या राठौड़ ने उसकी बातों को बिल्कुल भी दिल पर नहीं लिया। जैसे ही वह गया, उसने जल्दी से अपने छोटे भाई की गर्दन की जांच की कि कहीं उसे चोट तो नहीं लगी है। मु यूहिंग ने यह बताने के लिए अपना सिर हिलाया कि वह ठीक है, लेकिन उसकी आंखों में चिंता थी। अनन्या राठौड़ उसकी चिंताओं को समझ गई और उसे आश्वस्त करते हुए मुस्कुराए। सब ठीक है, स्पेस स्टोन कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसकी मुझे तत्काल आवश्यकता हो। मैं बाद में और भौतिक चीज़ें खरीद सकती हूँ। मुझे खुशी है कि तुम ठीक हो। मैं जाकर उन्हें देखती हूँ। वफादार रक्षक। अनन्या राठौड़ रथ से उतरी और पाया कि वे अभी भी बेहोश थे। कुछ पल सोचने के बाद उसने लघु कायाकल्प गोली निकाली और उसे उनके मुंह में डालने की तैयारी की। इसी समय सुंदर छोटे भाई ने उससे गोली छीन ली और फिर उन्हें गोली खिलाने के लिए नीचे बैठ गया, ताकि वह अनन्या ऐसा न करे और किसी अन्य पुरुष के संपर्क में न आए। अनन्या राठौड़ दिल खोलकर हंसी। उसका स्वाभिमानी और सुंदर छोटा भाई बहुत ही प्यारा था। बगल में लेटे लौंगी की आंखें उसके मुखौटे के नीचे फड़कीं, लेकिन वह बेहोश होने का नाटक करता रहा। मु यूहिंग द्वारा खिलाई गई गोली निगलने के बाद वह तुरंत परछाइयों में गायब हो गया। अपने स्वामी द्वारा भेजे गए अंगरक्षक के रूप में उसकी जिम्मेदारी उसकी रक्षा करना था। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वह उसे सचेत भी नहीं कर पाएगा और उस व्यक्ति से हार जाएगा। अब उसे अपनी आध्यात्मिक शक्ति बहाल करने के लिए भी उसकी गोली की आवश्यकता पड़ी। उसे बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। इसके अलावा उसने सुना था कि उसने 9 मिलियन तेल सोने में खरीदा गया स्पेस स्टोन बिना किसी हिचकिचाहट के उस व्यक्ति को सौंप दिया, जिससे पता चलता था कि वह उनके जीवन को अधिक महत्व देती थी। अगर वह इतनी उदार न होती तो वह लौंगी शायद पहले ही मर चुका होता। वह आदमी हत्या के इरादे से भरा था और क्रूर था। उसे यकीन था कि अगर वह अनन्या अच्छे से पेश नहीं आती तो वह उसे लौंगी को मारने में संकोच नहीं करता। स्वामी का निर्णय उत्कृष्ट है। अनन्या राठौड़ भविष्य की मालकिन बनने के योग्य है, लौंगी ने मन ही मन सोचा। लौंगी को एक उड़ती हुई परछाई की तरह गायब होते देख अनन्या राठौड़ ने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा। आखिरकार लौंगी एक गुप्त रक्षक था और शायद उसे खुले में रहना पसंद नहीं था। इसी समय युनहाओ, बटलर वांग और अन्य लोग धीरे धीरे जागे। वह व्यक्ति बहुत शक्तिशाली था। इससे पहले कि वे खतरे का आभास भी कर पाते, वे बेहोश हो चुके थे। जागने के बाद वे नहीं जानते थे कि क्या हुआ था और पूरी तरह से चकराए हुए थे। किसी ने हमें लूटने की कोशिश की, लेकिन वे पहले ही जा चुके हैं। अनन्या राठौड़ ने एक ही वाक्य में मामले को टाल दिया। लेकिन युनहाओ और अन्य लोग ठंडे पसीने से भीग गए और इसे सुनने के बाद उनके मन में डर बैठ गया। दिन के उजाले में किसी ने रीजेंट के रथ को लूटने का दुस्साहस किया, जिससे पता चलता है कि उस व्यक्ति को राजकुमार का कोई डर नहीं था और निश्चित रूप से उनका मुंह बंद करने के लिए उन्हें मारने का इरादा था। उस व्यक्ति की साधना अत्यंत उच्च थी। वे अपेक्षाकृत भाग्यशाली थे कि वे बेहोश थे और उन्हें कोई डर महसूस नहीं हुआ। लेकिन अनन्या राठौड़ वह थी जिसे लूटा जा रहा था। अगर कोई आम इंसान होता तो उसका चेहरा कागज की तरह पीला पड़ गया होता और आंसू बह रहे होते। लेकिन वह हिचकिचाई तक नहीं, मानो कुछ हुआ ही न हो। इस अप्रत्याशित घटना के बाद बटलर वांग की अब बाहर रुकने की हिम्मत नहीं हुई और उसने सारथी से जल्द हवेली लौटने का आग्रह किया।
एकांतवास और पूर्णिमा का अभिशाप। हवेली लौटने के बाद अनन्या राठौड़ ने नेदरवर्ल्ड रेड लॉर्ड्स को परिष्कृत करने के लिए एकांतवास में जाने की योजना बनाई। उसने अपने छोटे भाई को इस बारे में बताया और फिर अपने आंगन में लौट आई, सांग लैंग को बाहर पहरा देने और किसी को भी प्रवेश न करने देने का निर्देश दिया। उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि मु युहिंग ने उस रात का खाना नहीं खाया था और जैद की तरह दिखने वाला वह युवा चिंता से भरा हुआ पूरी रात उसके दरवाजे के सामने छज्जे के नीचे पहरा देता रहा। उधर लॉन्ग मोशन आधी रात तक महल से नहीं निकला। अंधेरे से एक छायादार आकृति उभरी, उसके सामने घुटने टेके और एक जैद की बोतल पेश की। स्वामी, लॉन्ग सैन ने मारक पहुंचा दिया है। लॉन्ग मोशन ने भावहीन चेहरे के साथ जैद की बोतल रख दी और लॉन्ग एयर की ओर देखा, जो ऐसा लग रहा था मानो वह कुछ कहना चाहता था लेकिन झिझक रहा था। अगर तुम्हें कुछ कहना है तो बोलो। लॉन्ग ई के साथ थोड़ी समस्या हो गई है, लॉन्ग एयर ने तुरंत कहा। क्या वह ठीक है? लॉन्ग मोशन के चेहरे पर कोई बदलाव नहीं दिखा और उसका लहजा सामान्य था, लेकिन लॉन्ग एयर को हमेशा लगता था कि उसके स्वामी की आवाज़ में मालकिन मु अनन्या के लिए चिंता की झलक है। मालकिन मु ठीक हैं, लॉन्ग एयर ने उत्तर दिया। वह और कहना चाहता था, लेकिन ये देखकर कि उसके स्वामी पहले ही पालकी में बैठ चुके हैं, उसके पास अपना मुंह बंद रखने और अंधेरे में गायब होने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। राजकुमार की हवेली के गेट पर लगी 2 लालटेन रात में चमक रही थीं। बटलर वांग गेट पर खड़ा था और उसने देखा कि एक जानी पहचानी काली पालकी आखिरकार बर्फीले परिदृश्य में दिखाई दी। वह आनन फानन में उसका स्वागत करने गया। महामहिम, मालकिन बियाओ काफ़ी समय से आपका इंतजार कर रही हैं। बटलर वांग ने अत्यधिक चिंता के साथ कहा, आज रात पूर्णिमा की रात है, वह दिन जब आपके शरीर का जहर भड़क उठता है। मालकिन बियाओ का खून आपके लिए मारक है। आपको सम्राट द्वारा महल में रोक लिया गया था और आप इतनी देर से लौटे हैं। बटलर वांग गर्म तवे पर चींटी की तरह चिंतित था। वह चाहता था कि वह मालकिन बियाओ को राजकुमार को जहर मुक्त करने के लिए तुरंत महल ले जा सके। सौभाग्य से राजकुमार के जहर ने अभी तक अपना असर नहीं दिखाया था। लॉन्गेर, लॉन्ग मोशन ने पुकारा। जी। अंधेरे में लॉन्गेर ने सम्मानपूर्वक उत्तर दिया। अपने स्वामी को और कुछ कहने की आवश्यकता के बिना वह समझ गया और तुरंत मालकिन बियाओ के पास चला गया। जब बटलर वांग ने देखा कि राजकुमार ने गार्डों को मालकिन बियाओ से खून लाने का आदेश दिया है, तो उन्होंने अंततः राहत की सांस ली। महामहिम, मालकिन मु को आज नीलामी से लौटते समय रास्ते में लूट लिया गया, बटलर वांग ने कहा। लॉन्ग मोशन के चेहरे के भाव उदासीन रहे, जिससे न तो खुशी और न ही क्रोध का पता चल रहा था। बटलर वांग अपने स्वामी के विचारों को नहीं समझ पा रहे थे। उन्हें यकीन नहीं था कि स्वामी को अनन्या राठौड़ की परवाह है या नहीं, इसलिए वे बस चुप हो गए। उन्हें क्या पता था कि उनके बर्फीले भावनाहीन राजकुमार ने अपने कमरे में लौटकर सबसे पहला काम लॉन्ग यी को बुलाने का किया था। लॉन्ग यी ने जमीन पर घुटने टेक दिए और उस दिन हुई हर घटना की जानकारी विस्तार से लॉन्ग मोशन को दी, यहाँ तक कि उनके बीच हुई बातचीत के एक एक शब्द को भी जस का तस दोहराया। अंत में उसने कहा, यह अधीनस्थ अक्षम है। मैंने भविष्य की मालकिन को डराया और धमकाया है और मुझे ये भी पता नहीं चल पाया कि दूसरा पक्ष कौन था। कृपया मुझे दंडित करें स्वामी। वापस जाओ और पारिवारिक दंड प्राप्त करो और दंड प्राप्त करने के बाद राजकुमारी की रक्षा करना जारी रखो। लॉन्ग मोशन का चेहरा बर्फ जैसा ठंडा था और उनकी गहरी आंखों को पढ़ना नामुमकिन था। धन्यवाद स्वामी, लॉन्ग यी ने घुटने टेककर प्रणाम किया। उठो, राजकुमारी पर डोंगचेन साम्राज्य के क्राउन प्रिंस का पैसा बकाया है। कल मैं बटलर वांग से मेरी ओर से इसे चुकाने के लिए कहूंगा और मैं लॉन्ग वू को स्पेस स्टोन खोजने के लिए भी भेजूंगा। भले ही लॉन्ग यी को पता था कि उसके स्वामी को भविष्य की राजकुमारी की परवाह है, फिर भी वह स्तब्ध था। उसके स्वामी स्वाभाविक रूप से ठंडे और उदासीन थे और उन्होंने कभी किसी की परवाह नहीं की थी। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि उसके स्वामी भविष्य की राजकुमारी की इतनी परवाह करेंगे। जी। लॉन्ग यी पीछे हट गया। स्वामी, लियू जियाओ का खून इकट्ठा कर लिया गया है, लॉन्ग एर की आवाज़ गूंजी। अपने स्वामी को अधीरता से हाथ हिलाते देख लॉन्ग एर समझ गया कि यह वही पुरानी दिनचर्या है, इसलिए वह बाहर खिसक गया और उसने लियू जियाओ का खून नदी में बहा दिया। स्वामी ने कभी भी जहर उतारने के लिए लियू जियाओ के खून का इस्तेमाल नहीं किया था। स्वामी को कीटाणुओं से डर लगता था और इंसानों या जानवरों के खून का उनके शरीर में जाना उन्हें सख्त नापसंद था। खून बदलने की विधि सिर्फ एक दिखावा थी। अजीबोगरीब आग का परिष्कार। मु युहिंग ने पूरी रात अनन्या राठौड़ के दरवाजे पर पहरा दिया और लॉन्ग मोशन भी पूरी रात जागता रहा। लेकिन अगले दिन भी अनन्या राठौड़ का दरवाज़ा बंद ही रहा। नेदरवर्ल्ड रेड लॉर्ड्स को परिष्कृत करना उतना आसान नहीं था जितना अनन्या राठौड़ ने सोचा था। इस अजीबोगरीब आग में चेतना विकसित हो गई थी और शुरू में उसने अनन्या के सामने झुकने का नाटक किया, जिससे वह स्वेच्छा से उसे परिष्कृत कर सके। हालांकि अंतिम क्षण में इसने अचानक विद्रोह कर दिया और उसे निगलने की कोशिश की। इस आग की चेतना को मिटाने और इसे पूरी तरह से परिष्कृत करने में अनन्या राठौड़ को 1 महीने से अधिक का समय लगा।
साथ ही उसके साधना स्तर में भी काफी वृद्धि हुई। स्पेस के अंदर 1 महीने से अधिक का समय बीत चुका था, जबकि बाहर केवल 3 दिन बीते थे। जैसे ही वह उस अजीबोगरीब आग से गोलियां बनाने की कोशिश करने वाली थी, उसे बाहर कुछ शोरगुल सुनाई दिया। राजकुमारी तियानजियांग, आप अंदर नहीं जा सकती। मेरी युवा मालकिन एक अजीबोगरीब आग को परिष्कृत कर रही हैं और इसमें कोई बाधा नहीं डाली जा सकती। सांगलैन ने जल्दी से दरवाज़ा रोक लिया और राजकुमारी तियानजियांग तथा उनके दल को युवा मालकिन के कमरे में ज़बरदस्ती घुसने से रोक दिया। तुम होती कौन हो जो इस राजकुमारी से बात करने की हिम्मत कर रही हो? गार्ड्स, इसे थप्पड़ मारो। भले ही तुम मुझे पीट पीट कर मार डालो, मैं तुम्हें अंदर नहीं जाने दूंगी। सांगलैन चिल्लाई, उसका पतला और छोटा शरीर दरवाजे को रोके हुए वहीं डटा रहा। उसने महल की एक नौकरानी को खुद को थप्पड़ मारने दिया। देखते ही देखते उसका चेहरा लाल हो गया और सूज गया। शोर सुनकर मु युहेंग दौड़कर आया और एक शत्रुतापूर्ण भाव के साथ राजकुमारी तियानजियांग के सामने खड़ा हो गया। कड़ाके की ठंड के बावजूद मु युहेंग के पीले माथे पर पसीने की बारीक बूंदें छाई थीं और वह दौड़कर आने से पहले अपने मुंह के कोनों से दवा पहुंचना भी भूल गया था। तुम कचरे के ढेर, तुम्हारी इस राजकुमारी को रोकने की हिम्मत कैसे हुई? राजकुमारी तियानजियांग ने तिरस्कार के साथ कहा। मैं तुम्हें बता दूं, उस निकम्मी अनन्या राठौड़ के पास नेदरवर्ल्ड रेड लॉर्ड्स को परिष्कृत करने का कोई मौका नहीं है। नेदरवर्ल्ड रेड लॉर्ड्स केवल उसी पर पलटवार करेगा। मैं यह उसकी भलाई के लिए कर रही हूं, तुम एहसान फरामोश हो। राजकुमारी तियानजियांग ने गुस्से से कहा, उसके चेहरे पर साफ क्रोध झलक रहा था। उसने 3 दिनों तक इंतजार किया था, ये सोचकर कि अनन्या राठौड़ उसके चौथे भाई को खुश करने के लिए नेदरवर्ल्ड रेड लॉर्ड्स उसे राजकुमारी को भेंट कर देगी। हालांकि लियू जियाओ ने उसे बताया कि अनन्या राठौड़ खुद ही नेदरवर्ल्ड रेड लॉर्ड्स को परिष्कृत कर रही थी। वह कितनी मूर्ख थी। यह एक छोटी सी बात है कि अनन्या राठौड़ नेदरवर्ल्ड रेड लॉर्ड्स को परिष्कृत नहीं कर पाए और उसके बजाय निगल ली गई। राजकुमारी तियानजियांग को सबसे ज्यादा चिंता इस बात की थी कि नेदरवर्ल्ड रेड लॉर्ड्स, जिसमें चेतना विकसित हो गई थी, पलटवार करने के बाद बिना कोई निशान छोड़े गायब हो जाएगा। वह इतने उच्च श्रेणी की अजीबोगरीब आग प्राप्त करने के लिए कई सालों से इंतजार कर रही थी। यदि यह आग गायब हो गई तो वह अनन्या राठौड़ के पूरे परिवार को धूल में मिला देने का भी दिल रखती थी। मेरे रास्ते से हट जाओ। तियानजियांग जितना इसके बारे में सोचती, उतना ही उसे गुस्सा आता। उसने मु युहेंग को जोरदार थप्पड़ मारा और वह दरवाज़ा लात मारकर खोलने ही वाली थी कि अचानक दरवाज़ा खुल गया और बर्फ जैसा ठंडा चेहरा सामने आया। मौत की सज़ा। अनन्या राठौड़, तुम सही समय पर आई हो। तुम्हारे जैसी निकम्मी नेदरवर्ल्ड रेड लॉर्ड्स को भला कैसे परिष्कृत कर सकती है? यह अच्छी बात है कि तुम जानती हो कि कब पीछे हटना चाहिए। अब नेदरवर्ल्ड रेड लॉर्ड्स मुझे दे दो और वापस जाने पर मैं अपने चौथे भाई से तुम्हारे बारे में अच्छी बातें कहूंगी। राजकुमारी तियानजियांग का चेहरा खुशी से चमक उठा। ये देखकर कि अनन्या राठौड़ सुरक्षित थी, वह समझ गई कि उसने अभी तक इसे परिष्कृत करना शुरू नहीं किया होगा। वह शायद पिछले 3 दिनों से झिझक रही होगी। अब नेदरवर्ल्ड रेड लॉर्ड्स उसका था। मैं इसे परिष्कृत नहीं कर सकती। राजकुमारी तियानजियांग, तो फिर मुझे बताओ कि यह क्या है? अनन्या राठौड़ ठंडी मुस्कान के साथ मुस्कुराई और अचानक उसकी उंगलियों से लाल लपटों का एक गुच्छा निकला। लपटें इतनी गर्म थीं कि आसपास की बर्फ तुरंत पिघल गई। इसके तुरंत बाद उसने अपनी उंगली झटकाई और एक चिंगारी महल की उस नौकरानी पर जा गिरी जिसने सांगलैन को थप्पड़ मारा था। आह! नौकरानी ने बमुश्किल एक चीख ही निकाली थी कि वह लपटों में घिर गई। पलक झपकते ही आग गायब हो गई, जिससे जमीन पर केवल काली राख का एक हिस्सा रह गया, जो ये दर्शाता था कि अभी अभी वहां एक जीवित व्यक्ति खड़ा था। राजकुमारी तियानजियांग इतनी डर गई कि वह कुछ कदम पीछे हट गई और अविश्वास के साथ अनन्या राठौड़ की ओर देखने लगी। ये देखकर लियू जियाओ, जो किनारे से तमाशा देख रही थी, उसकी आंखों में ईर्ष्या और डर की झलक दिखाई दी और वह और भी दूर छिप गई। अनन्या ने सांगलैन का बदला लिया और राजकुमारी तियानजियांग को भी अपमानित किया, लेकिन वह अभी भी एक मजबूत कातिलाना आभा से घिरी हुई थी। सुंदर छोटे भाई को अभी अभी राजकुमारी तियानजियांग ने थप्पड़ मारा था। राजकुमारी तियानजियांग के पास स्पिरिट अप्रेंटिस दायरे के चौथे स्तर की साधना थी और उसका शक्तिशाली थप्पड़ स्वाभाविक रूप से मु युहेंग के क्षतिग्रस्त शरीर के सहने की क्षमता से परे था। उसका चेहरा कागज की तरह सफ़ेद था क्योंकि वह खुद को सहारा देने के लिए दीवार के सहारे झुका हुआ था, लेकिन वह खुशी से मुस्कुरा रहा था, ये सोचकर खुश था कि उसने सफलतापूर्वक उस अजीबोगरीब आग को परिष्कृत कर लिया है। वह चाहती थी कि वह राजकुमारी तियानजियांग को भी मार डाले, लेकिन चूंकि वह एक शाही राजकुमारी थी, इसलिए वह खुले तौर पर उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी। कुछ देर बाद राजकुमारी तियानजियांग आखिरकार होश में आए और गुस्से से अनन्या राठौड़ की नाक की ओर इशारा करते हुए बोली, अनन्या राठौड़, तुम्हारी इतनी हिम्मत! तुम्हारी मेरी नौकरानी को जहर देने की हिम्मत कैसे हुई? राजकुमारी, आपने खुद कहा था कि मैं नेदरवर्ल्ड रेड लॉर्ड्स को परिष्कृत नहीं कर सकती। मैं बस आपको इसका प्रदर्शन करके दिखा रही थी।
मुझे नहीं पता था कि मैं इसे नियंत्रित करने में बहुत कुशल नहीं हूं और गलती से किसी की जान ले लूंगी। राजकुमारी त्यानजियांग अनन्या राठौड़ के शांत लहजे पर भड़क गई। उसे अनन्या राठौड़ की गलती से किसी को मारने की बकवास पर बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ, लेकिन चूंकि उसने इस तरह से बात कही थी, इसलिए वह चाहकर भी उसे कठोर दंड नहीं दे सकती थी। पफ खून उगलने की आवाज़। तभी मू यूहिंग, जो अब तक खुद को संभाले हुए था, उसने अचानक खून की उल्टी कर दी और बेहोश हो गया। अनन्या राठौड़ ने तुरंत उसे सहारा दिया। वह उससे लंबा था, लेकिन जब उसने उसे सहारा दिया तो वह कागज़ के टुकड़े जितना हल्का महसूस हुआ। उसने उसकी नब्ज़ टटोली और उसकी भौहें और भी गहरी सिकुड़ गईं। जब अनन्या राठौड़ ने दोबारा राजकुमारी त्यानजियांग की ओर देखा तो वह मन ही मन उसे मौत की सज़ा सुना चुकी थी। वास्तव में सुंदर छोटा भाई केवल बुरी तरह से कमज़ोर था, लेकिन अब राजकुमारी त्यानजियांग के थप्पड़ के प्रहार ने उसकी जान लगभग निकाल ही दी थी। युनहाओ, शाही चिकित्सक को बुलाओ। अचानक आंगन के दरवाजे से एक ठंडी आवाज़ आई और बर्फ से ढके लॉन्ग मोशन सबके सामने प्रकट हुए। उनका चेहरा सख्त था और वे एक देवता की तरह विस्मयकारी लग रहे थे।